द वन हु हेट्स रिएक्शन, उसके दिमाग में यही होता है कि भाई अब अंडरग्राउंड होता है, इट्स द टाइम टू गेट अंडरग्राउंड। दे गिव अटमोस्ट प्रायोरिटी टू द कंट्री रादर देन दीज आईपीएल फ्रेंचाइज। तो उसी तरीके से कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो कि ना सिर्फ एक से रिएक्ट हो मगर दोनों के साथ रिएक्ट हो जाए, जैसे कि जो कि एसिडिक और बेसिक, मतलब एसिड के साथ भी रिएक्ट हो जाए और बेस के साथ भी रिएक्ट हो जाए, इनको बोलते हैं सिग्मा, नहीं इनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। समझ में आया? तो जो नीचे वाले हैं ना, दीज आर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर अपने फेस पर लगाता हुआ मेरा दोस्त, क्योंकि क्रश ने कह दिया कि स्किन ड्राई हो चुकी है। ऐसा इसने क्यों करा? इसने सोचा कि यार एक बार ड्राई हुई, अभी ड्राई सिर्फ मतलब 20% हुई है, मतलब एक बार ड्राई हो गई, और अब यदि मैंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर लगा ली तो उसके बाद और ड्राई तो हो ही नहीं सकती है ना। मतलब एक बार ऑक्सीडाइज हो गई और मैंने ये लेयर लगा ली, उसके बाद दोबारा तो हो गई नहीं ना। ऐसा क्यों? इसको कहा जाता है चैन का जूस। ठीक है, ये जैसे आपको दिख रहा हो ना, ये आइस क्यूब फ्लोट करता हुआ, ऐसे ही ऐसा लगता है कि कैल्शियम फ्लोट कर, ऐसे ही लगता है, मगर एक्चुअली में नहीं है। यहाँ पर क्या है, जो बुलबुले जो ऊपर निकलते हैं ना, जो बबल्स निकलते हैं, ये ऊपर जाके स्टिक हो जाते है ना, तो वही लगता है यहाँ पर कि कैल्शियम फ्लोट ऊपर वाटर नाइट्रिक एसिड बहुत बड़ा एक्सेप्शन। अब बिग बॉस की जगह आप काट कर क्या कर लो? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री तू अपना शो नहीं, तू अपना हाइड्रोजन रख लो। कौन डिफरेंट? मैग्नीशियम और मैग्नीज, दे बोथ आर डिफरेंट। ये सही में डिफरेंट। कैसे डिफरेंट है? यदि मैग्नीशियम, तुम ये मत बोलना कि लड़कियों को एनिमल की स्पीसीज से कंपेयर कर रहा हूं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूंगा। क्यों? पता? क्योंकि इधर देखो, his owner is preventing from the excess air and moisture। इधर पैम्परिंग दी जा रही है और इधर कोटिंग लगा दी भाई। दोगेश भाई इज नॉट दोगेश एनीमोर। दोगेश भाई इज नॉट डॉग एनीमोर यहाँ पर तो। जय हिंद एवरीबॉडी। आखिरी के समथिंग अराउंड 15-20 दिन बचे हुए हैं आपके एनडीए एग्जाम को, और मेरे को बिल्कुल भी ये पूछने की जरूरत नहीं है हाउस द जोश। आई नो द जोश इन योर ईच एंड एवरी वेन्स ऑफ योर बॉडी इज हाई एज इट वॉज देयर एट द वेरी बिगिनिंग। केमिस्ट्री का पार्ट 1, पार्ट 2 और केमिकल रिएक्शन का एक कैप्सूल खत्म करने के बाद फाइनली हम लोग सेकेंड लास्ट सेशन, जिसका नाम है केमिस्ट्री सेशन 3 के ऊपर बढ़ चुके हैं। आप लोग सोच रहे होंगे आपने 3 सेशन ऑलरेडी ले लिए, इसको आप केमिस्ट्री सेशन 3 क्यों बोल रहे हो? इसका रीजन ये है कि स्टार्टिंग के जो हमारे 2 सेशन थे, पार्ट 1 और पार्ट 2, उसमें बढ़िया तरीके से हम लोग हमारा सिलेबस कंप्लीट करते आ रहे थे, मगर सिर्फ आपकी कन्वीनियंस के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको बढ़िया से सारी केमिकल इंपॉर्टेंट क्रूशियल केमिकल रिएक्शंस आपके दिमाग में बिठाने के लिए मैंने एक अलग से केमिकल रिएक्शन का कैप्सूल बनाया था। और उसमें ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मैंने 10-15 मिनट में आपको सारी केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन बता दी कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। भाई पूरा 1 घंटे का सेशन लिया है। फॉर मी क्वालिटी इज एवरीथिंग। 55 से 1 घंटे का वो सेशन गया है। सारी चीजें, सारी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस मैंने आपको वहां पर बताई है। अब जो हमारा सिलेबस हम लोग कंप्लीट करते आ रहे थे, उस पर्टिकुलर सिलेबस का ये हमारा आखिरी सेशन है, ठीक है। और इसमें हम लोग यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक, ठीक है, 2 टॉपिक, जिसका पहला वाला मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और दूसरा वाला कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये दोनों ही टॉपिक एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम अमेजिंग मैनर में हम लोग खत्म करने वाले हैं। और इसके बाद हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस द एंड। ये वाले सेशन में सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है। ये वाले सेशन में 70 से ज्यादा, समथिंग अराउंड 74-75 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गिन लेना, स्टार्टिंग से लास्ट तक इतने सवाल हम लोग हिट करने वाले हैं। इसलिए ये वाले टॉपिक को मैं बोलता हूं यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक। एक तो मेटल्स एंड नॉन मेटल और दूसरा कौन सा? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बहुत ही बढ़िया सेशन होने वाला है। मेरे को बिल्कुल भी अब कोई एडजेक्टिव्स यूज करने की जरूरत नहीं है। राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आप मेरे को फॉलो करते आ रहे हो, आपको बहुत बढ़िया तरीके से पता है। और पहली बात तो मैं आपको बोलना चाहूंगा यार, थैंक यू वेरी मच, ठीक है, इतना बढ़िया सपोर्ट करने के लिए। जब वो रिवॉल्यूशन, जब मैं ये जो शुरू कर रहा था, वो जो ओरिएंटेशन वीडियो मैंने 8 या 9 मिनट का बनाया था, उसमें मेरा क्लियरली माइंडसेट ऐसा था, मैंने बोल दिया था कि यार कितने व्यूज मिल रहे हैं, लाइक्स मिल रहे हैं, कमेंट्स मिल रहे हैं, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। बट ट्रूली यार, द वे यू हैव बीन सपोर्टिंग नॉट ओनली हियर ऑन यूट्यूब बट ऑन माई इंस्टाग्राम, ऑन माई टेलीग्राम, इट्स अमेजिंग यार। मजा आ रहा है सब कुछ देखते हुए। फिर मतलब लगता है यार कि इतनी हम लोग मेहनत कर रहे हैं और आप लोग का रिस्पॉन्स भी एकदम तगड़ा आ रहा है ना, तो उससे लगता है कि यार आप लोग को जितना दो उतना कम है। अब मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से। मैं सोच रहा था इतने केमिस्ट्री के सेशन में मैं खत्म कर दूंगा, मगर अब मैं आपके लिए एक सेशन और लेकर आऊंगा। इसके बाद ये तो आखिरी सेशन है सिलेबस का, मगर एक सेशन और आएगा जिसमें जितनी भी जनरल केमिस्ट्री होती है, जितनी भी जनरल केमिस्ट्री के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जो
आपको लगभग CDS एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं, थोड़े बहुत एफकेट में देखने को मिलते हैं। उसका ट्रेंड थोड़ा थोड़ा एनडीए एग्जाम में आता है और हर बार 3 से 2 सवाल समथिंग अराउंड वहां से पूछे जाते हैं, उनको भी हिट करेंगे। तो मैंने आपसे बोला है, मेरे लिए क्वालिटी सब कुछ है। वंस आई हैव डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू गिव माई 100%, मैं अपना 100% देने वाला हूं और जो कि आपको देते आ रहा हूं। नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कितने अच्छी तरीके से ग्रास्प कर लो। अब आप लोग बोलोगे भैया लास्ट वाला सेशन था, आपने 2 टॉपिक छुड़वाए थे, मतलब एक टॉपिक छुड़वाया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन, आपने ये बोला था। वैसे ही वो वाला जो सेशन है चैलेंजिंग होते जा रहा था, मतलब टॉपिक्स बढ़िया थे और एकदम इन डेप्थ, जो एनडीए का लेवल ये है और थोड़ा सा लेवल अपना उठे ही था केमिस्ट्री का, और बढ़िया एकदम डोमिनेटिंग मैनर में अपन लोग केमिस्ट्री को एकदम डोमिनेट करते आ रहे थे। तो वो जो 2 टॉपिक थे मैंने साइड में रख दिया था, मैंने कहा भाई सर के ऊपर आपके ना चला जाए, इसलिए साइड में रखते हैं, नेक्स्ट वाला सेशन जब शुरू होगा तब करेंगे। तो इफ आई मेक एनी कमिटमेंट सो आई नो वेरी वेल अ मैन इज नोन बाय हिज वर्ड्स। ठीक है, तो आज का सेशन करेंगे बिल्कुल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स करेंगे। इसमें कुछ रिवीजन सवाल भी लेकर आया हूं जो पिछले सेशन में करे थे, ताकि उससे पुराना टॉपिक रिवाइज हो जाए, वो भी करेंगे। मेटल्स एंड नॉन मेटल पूरा करेंगे, उसके प्रीवियस क्वेश्चन भी करेंगे बढ़िया, अभी से लेकर पुराने तक 2024 के भी करेंगे, कार्बन एंड कंपाउंड है वो भी करेंगे, थ्योरी से लेकर पूरे टॉपिक करेंगे, सब कुछ करेंगे। मगर सबसे पहले जो लास्ट टाइम कमिट करा था वो कर लें, वो भी बहुत जरूरी टॉपिक है, उसके बाद फिर अपन ये करते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, अब आप मेरी बात सुनो। ये है भाई कुछ यहां पर इतने सवाल पूछे हुए हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन से। तो अपन जरा बढ़ते हैं कैसे क्या सीन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि ऑक्सीडेशन से शुरू करते हैं। एक टर्म है जिसको अपन बोलते हैं ऑक्सीडेशन, बहुत ही प्यारी टर्म है। इसके नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्सी मतलब कि ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन का मतलब जेंटलमैन यदि मैं आपको बेसिकली बताऊं ना, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन यहां पर क्या हो रही है, ऐड हो रही है, या फिर आप बोल दो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहां पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। और बस हाइड्रोजन के जस्ट पैरेलल आप यहां पर ये भी बोल सकते हो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर ये भी आप कह सकते हो। इतनी चीज यहां पर आप कह सकते हो ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन के केस में। ऑन दी अदर एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिडक्शन, जब अपन रिडक्शन के बारे में बात करेंगे तो रिडक्शन में जस्ट ये जो सिनेरियो है ये उल्टा हो जाएगा। यहां पर एडिशन का होगा, यहां पर एडिशन होगा हाइड्रोजन का, यहां पर लॉस का होगा, लॉस यहां पर होगा ऑक्सीजन का। और यहां पर क्योंकि पैरेलल हम इलेक्ट्रॉन को कैसे चलाते हैं, हाइड्रोजन से चलाते हैं, तो हम लोग हाइड्रोजन के पैरेलली यहां पर लिखेंगे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर हम लोग लिखेंगे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर इतना सभी को? अब इतनी जो बेसिक चीज है इनको कंप्लीट करने के बाद अभी अपन एक चीज के बारे में और डिस्कस करेंगे जो कि है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ये इन चीजों के बारे में अपन लोग डिस्कस करेंगे। बस 1 मिनट बाद जब इनके प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर आएंगे वहीं पर आपको सारी चीजें एक एक करके क्लियर हो जाएंगी और इन डेप्थ में आपको बढ़िया तरीके से वो चीज समझा दूंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग। पहला आता है ऑक्सीडेशन, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है सब्सटेंस में, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन रिमूव होता है कोई भी सब्सटेंस से, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवा रहा हूं, इसका मतलब क्या है, सिलेबस एजेंट। ऐसा मान के चलो मैं हूं आपका सिलेबस एजेंट। यदि कोई एक पर्टिकुलर सब्सटेंस या कोई पर्टिकुलर एलिमेंट या पर्टिकुलर एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरे को ऑक्साइड करा रहा है तो मतलब खुद कैसे ही चला जा रहा है, खुद के साथ कुछ भी हो रहा है, वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करा रहा है। यदि कोई एक एजेंट दूसरे को रिड्यूस करा रहा है तो वो कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ रहा है, एकदम बेसिक है। फॉर एग्जाम्पल जो दूसरों को वो करा रहा है वो वाला एजेंट है। ठीक है, क्लियर है? अब यहां पर देखो, अब जैसे आपने देखा वो डिलीवरी एजेंट होता है ना, जो अमेजन की डिलीवरी आपको देते हैं, है ना, वो आपकी जो डिलीवरी है वो आपको कराते हैं, जो पर्टिकुलर कोई भी प्रोडक्ट है, तो आप वहां पर उनको क्या बोलोगे, डिलीवरी एजेंट। अब उसी तरीके से जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है, वो कौन हो जाएगा, इट्स गोइंग टू बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो दूसरों को रिड्यूस कराता है वो कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट। फॉर एग्जांपल एक बेसिक मतलब यहां पर रिएक्शन दी हुई है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, मतलब कॉपर और ऑक्सीजन यहां पर ऐड हुए, मतलब ऑक्सीजन यहां पर ऐड हुई, क्या बना यहां पर, कॉपर ऑक्साइड। जब यहां पर कॉपर ऑक्साइड बना तो ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये वाली रिएक्शन दिमाग में रखना, दूसरी वाली रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट बेसिक है। H2S प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन ऐड हुआ, S अलग हो गया, वाटर यहां पर बन गया, मतलब हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो अब यहां पर ये वाली भी ऑक्सीडेशन है। तीसरा वाला यदि आप देखोगे, Zn क्यों बना Zn, क्योंकि यहां पर इसने क्या करा, दो जो Zn इसलिए बना क्योंकि दो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसने क्या करे, लूज करे। ठीक है, लूज करते हैं तो RHS साइड लिखाते हैं, गेन करते हैं तो LHS साइड लिखाते हैं। इतना क्लियर है?
इतना क्लियर करने के बाद जरा अपन सवाल के ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब 2014 के सेकंड पेपर में अभी रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना। आप सभी को पता है जो लोहा बाहर पड़ा होता है उसमें जंग लग जाती है, क्यों? क्योंकि दैट पर्टिकुलर आयरन इज ईटन अवे बाय द एयर, वाटर, मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो वहां पर ऑक्सीजन उसके साथ क्या हो जाती है, एड ऑन हो जाती है, रिएक्ट कर जाती है। तो ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बिल्कुल सर, क्लियर है इतना। अब बढ़ते हैं ऊपर, ठीक है। यहां पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, यहां पर पहला वाला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर करेक्ट। ओके, इन ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस, वेयर इन रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। बिल्कुल सही बात है। देखो, ऑक्सीडेशन में कभी भी इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो हमको हाइड्रोजन के पैरेलल चलाना है। ऑक्सीजन में हाइड्रोजन रिमूव होता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी रिमूव होता है, मतलब कि लॉस होता है। तो पहली वाली स्टेटमेंट एकदम सही है। तो 1 काय में नहीं आ रहा है वो गलत है, मतलब सी में नहीं आ रहा है और डी और बी में नहीं आ रहा है। अब अपन देखते हैं कि थर्ड वाला सही है या फोर्थ वाला सही है, क्योंकि सेकंड वाला तो सही होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन में सेकंड वाला तो यहां पर जिक्र ही नहीं है, क्योंकि सेकंड वाला तो कट गया ना, सेकंड वाली स्टेटमेंट गलत है। अब थर्ड वाला और फोर्थ वाला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिक्रीजेस द ऑक्सीडेशन नंबर बट रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीजेस द ऑक्सीडेशन नंबर। सर ये क्या चीज है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया था, मैंने अभी आपको बताया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, एक ऐसा एजेंट जो कि दूसरे को ऑक्सीडाइज कराता हो। अब देखो, ऑक्सीडेशन नंबर एक ऐसी चीज है, अभी अपन फाइंड करना सीखेंगे। यहां पर क्या सीखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। यहां पर लिख दे रहा हूं ऑक्सीडेशन नंबर। ये है होता है ऑक्सीडेशन नंबर, और इसको अपन ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों को फाइंड करने का, दोनों के साथ डील करने का तरीका एकदम सिमिलर है, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। अब आप कॉमन सेंस लगाओ, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन उतना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, सुनना मेरी बात ध्यान से, मेरे महसूस करो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, फील करने का ट्राई करो। जितना ज्यादा ऑक्सीजन उतना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर, उतना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट। नाम से समझ में आ रहा है, मगर मेरी बात ध्यान से सुनना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है, दूसरों को ऑक्सीडाइज्ड कराना। भले ही खुद रिड्यूस हो जाएगा मगर दूसरे को ऑक्सीडाइज्ड कराना। जस्ट लाइक एन एजुकेटर। एक एजुकेटर क्या करता है, सेल्फिश नहीं होता है, सेल्फलेस होता है। भले ही फॉर एग्जांपल खुद का जो पढ़ाई वगैरह जो भी चीज़ है, खुद का रूटीन है, बेसिक रूटीन है, वो भले ही उसको त्याग कर देगा, मगर मेनली जो एक ट्रू एजुकेटर है वो अपने स्टूडेंट के लिए वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट बनाएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द एजुकेटर्स जो एक्चुअली में सेल्फलेसली एजुकेटर के लिए काम करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए काम करते हैं। उसी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपको खाना दिया तो वो भले ही खाना नहीं खाएंगे मगर आपको खाना दे देंगे। आप उनके लिए एनडीए एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हो क्या? ऑफ कोर्स यू कैन डू। तो उसी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, दूसरे को क्या देगा, ऑक्सीजन देगा, उसको ऑक्सीडाइज्ड करेगा। तो आप एक बात बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल ये LHS है कोई भी इक्वेशन का, और इधर वाला ये RHS है, तो जो RHS साइड है इसको वो क्या देगा, ऑक्सीजन देगा, इसको ऑक्सीजन देगा। अब यदि इसको ऑक्सीजन देगा तो आप कॉमन सेंस लगाओ, RHS साइड में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा ना, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएगा ये। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों का, लिख दे रहा हूं दूसरों का, यहां पर क्लियरली मैं लिख दे रहा हूं, आप रीड कर लेना। दूसरों का ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, दूसरों का इंक्रीज करते हैं, मतलब RHS साइड वालों का। तो यहां पर क्वेश्चन क्या लिखा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिक्रीजेस द ऑक्सीडेशन नंबर बट रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीजेस द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंक्रीजेस द ऑक्सीडेशन नंबर बट रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसेस द ऑक्सीडेशन नंबर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पर ऐसा है, यहां पर डाउट पता ये क्या है, ये सवाल पहली बात तो इनकम्प्लीट है, इसलिए सेम तरीके का सवाल कभी रिपीट नहीं हुआ है, अलग तरीके से पूछा यूपीएससी ने। यहां पर ये सवाल ने ये नहीं बताया कि खुद का या दूसरे का। ठीक है, यदि अपन दूसरे का बात करते तो यहां पर क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिक्रीजेस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इटसेल्फ बट रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीजेस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इटसेल्फ। समझ में आया? यदि अपन खुद का बात करेंगे तो यदि अपन दूसरे का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंक्रीजेस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अदर एलिमेंट या सब्सटेंस बट रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसेस द ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब यहां पर आपकी समझदारी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या लेट कर रहे हो, इसलिए ये दोबारा सवाल हुआ नहीं। बाकी बेसिकली अपन बात करेंगे तो दूसरों का बात करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंक्रीजेस द ऑक्सीडेशन नंबर, मैं 4 को मान रहा हूं, 1 and 4। कुछ एजुकेटर इसको 1 and 3 करते हैं, कुछ 1 and 4 करता है, मैं दूसरों का मान रहा हूं, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम है ऑक्सीजन को ऐड करना, दूसरे को ऑक्सीडाइज्ड करना। तो 1 and 4 आर ट्रूली करेक्ट। ठीक है, पूरा कंसेप्ट क्लियर है ऑक्सीडेशन नंबर का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का? यस सर क्लियर है। अभी और क्लैरिटी मिलेगी आपको। यहां पर है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेनेडियम
इन V2O5। अब ये क्या क्वेश्चन है सर, डर गए हम तो देखकर। 2024 का सीधे फर्स्ट वाला पेपर का आपने सवाल उठा कर दे दिया। मैं हूं, बिल्कुल भी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। ये पूरा का पूरा आपको एक कंपाउंड गिवन है V2O5। इसमें जो V है, ये V आपका क्या है, वेनेडियम है। वेनेडियम बोल दिया मैंने, ये क्या है, वेनेडियम है। अब ये जो वेनेडियम है, इसमें आपको फाइंड क्या करना, ऑक्सीडेशन स्टेट। यदि आपसे ऑक्सीडेशन नंबर बोलता, बात वही है, मगर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर एक्यूरेट। अब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है, तो देखो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, एक कुछ ट्रिक होती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैंने जब आपको केमिस्ट्री का सेशन नंबर 1 ले रहा था, उस टाइम पर मैंने आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखाया था। मॉलिक्यूलर मास निकालना, सेम उसी मॉलिक्यूलर मास के जस्ट जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं ना, वैसे ही वेनेडियम वैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालना मैं आपको बताऊं कैसे। फॉर एग्जांपल आपको क्या क्या निकालना है, अपने को निकालना है, देखो कार्बन और ऑक्सीजन CaO का निकालना है, ठीक है। आप क्या करते थे, कार्बन का कितना है 12, ठीक है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का यहाँ प्लस है, एक हुआ तो प्लस कर दिया। ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का यहाँ पर है 16, तो कितना आ गया 28। ऐसे करके अपन ने मॉलिक्यूलर मास निकाला। उसी तरीके से यहाँ पर देखो H2SO4 है, इसका कैसे निकाले, हाइड्रोजन का यहाँ पर 1 है, फिर मल्टीप्लाई 2 करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई 2, अब प्लस करेंगे, सल्फर का कितना हो जाएगा 32, प्लस करेंगे और सल्फर हो गया। अब यहाँ पर प्लस करेंगे ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 6 4 जा 24, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 हो गया, 4 5 6 64 हो गया, यहाँ पर 32 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया 2 हो गया। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं ओवरऑल। अब इसका आंसर आप लोग निकाल लोगे। अब आपको मॉलिक्यूलर मास निकालते आता है, आप उसी तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आप सीख जाओगे। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां पर लिखा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेनेडियम, जिसका भी फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल जिसका भी फाइंड करना है उसको आप क्या कंसिडर कर लो, एक्स या कुछ भी वेरिएबल। लेट दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेनेडियम बी एक्स, ठीक है, आपने एक्स कंसिडर करा, ठीक है सर। तो अब आपका जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है वो क्या है, वो है V2O5, ठीक है, V2O5 है। अब ध्यान से सुनना, V का क्या है, x है, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है सर। अब प्लस करेंगे, ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का, अब यहां पर सुनना, यहां पर मास मत लिखना, यहां पर मास लिख रहे थे, यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे आयंस, ठीक है, वैलेंसी है ना। मोस्ट ऑफ द केस में जो वैलेंसी होती है वही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, और एनडीए लेवल पर तो यही होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहां पर कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन की कितनी है -2, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब सुनो, अब यहां पर फाइंड करने के लिए इक्वल टू कुछ करना पड़ेगा ना। सुनो, कभी भी आपको आयन देगा तो जो चीज यहां पर होगी ऊपर उसको इक्वल टू में करके लिख देना, और यदि कुछ यहां पर नहीं है तो आप क्या करना, इक्वल टू करके यहां पर 0 कर देना। आपने 0 कर दिया, कुछ भी नहीं है, तो अब इसको फाइंड करो। 2x - 10 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 5, +5 आया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। समझ में आया। अब दोनों में मॉलिक्यूलर मास और यहां पर फर्क क्या है, यहां पर आप लिख रहे थे मास, ठीक है, ध्यान से, नहीं तो आप वहां पर मास लिख दो, यहां पर हम लोग लिख रहे थे मास, ठीक है। वहां पर क्या लिखेंगे, वहां पर लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, वैलेंसी, बस। और इक्वल टू में क्या लगाओगे, या तो जो चीज यहां गिवन है वो कुछ नहीं है तो 0 लगा देना, ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 मत लगा देना, मतलब कुछ नहीं है तो इक्वल टू 0 लगा देना। और क्लैरिटी चाहिए, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इन द KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स पोटेशियम, मैग्नीज एंड ऑक्सीजन आर रिस्पेक्टिवली। यहां पर आपको गिवन है, ठीक है, आपको पोटेशियम गिवन है, आपको मैग्नीज गिवन है, और आपको ऑक्सीजन गिवन है, ठीक है। तो KMn और O4, ठीक है। तो अब आपको यहां पर बताना है कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो यार, मोस्ट ऑफ द केस में आपको मैग्नीज की तो फॉर एग्जांपल आपको वैलेंसी नहीं पता है, ठीक है। अब जैसे यहां पर देखो कि पोटेशियम, ये क्या होता है, पोटेशियम K+ होता है, तो इसका कितना है, +1 है। अब आपने ऑक्सीजन देखा, ऑक्सीजन का कितना होता है, O2-, तो इसका कितना है, -2, ठीक है, -2 इसकी वैलेंसी है। तो उसी तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन फाइंड करना है, पर्टिकुलरली आंसर निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो जो पता है उसकी वैल्यू डालो, 1 डाला, ठीक है, यहां पर 1 डाला। अब आपको काय का फाइंड करना है, मैग्नीज का फाइंड करना है, तो उसका x कर लो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, +x हो जाएगा, प्लस कर दो, है ना, और प्लस कर दो, प्लस करोगे तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, इज इक्वल टू, यहां पर कुछ नहीं दिया है तो आप क्या कर दो 0,
तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई है, कितना हो जाएगा -8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 8, उधर जाके 8 हुआ -1, तो x इज इक्वल टू +7, यहां पर क्या आ गया, x इज इक्वल टू +7, तो 1 -2 +7 ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। समझ में आया? क्लियर है सभी को? बिल्कुल सर क्लियर है। अब यहां पर देखो, यहां पर और थोड़ा सा मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन अनायंस। भाई मेरा एम ऐसा होता है कि जो कॉमर्स स्टूडेंट है, जो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट है, उन्हें भी सारी चीजें क्लियर हो, इसलिए मैं आराम से बताता हूं। दोबारा बोल रहा हूं, जिसको भी कोई भी दिक्कत हो, यदि उसको लग रहा है कि मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, आप स्पीड बढ़ाकर देख लो सेशन, आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। यदि अपन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर की बात करें, यहां पर सल्फर का फाइंड करना है, तो पहली बात तो एक काम करते हैं, इन तीनों का अपन अलग अलग फाइंड कर लेते हैं। यहां पर इनमें सल्फर का कैसा क्या होगा, ठीक है, इसमें सल्फर का क्या होगा, और उसके बाद अपन फाइनली आंसर निकाल लेंगे। तो यहां पर ध्यान से देखो, पहला वाला जो है यहां पर क्या है, इसमें सल्फर का निकालना है, तो SO3 2-, तो अब देखना ध्यान से, सल्फर का निकालना है हमको, तो सल्फर का x कर लो, प्लस जिसका निकालना है x हो गया। ये ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का -2 हो जाएगा, -2 हो गया, और ये मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। अब इक्वल टू में क्या लगाओगे, अब गलती से भी 1 मत लगा देना, क्यों, क्योंकि मेरे भाई यहां पर -2 गिवन है, तेरे को यहां पर -2 गिवन है, तो अब यहां पर तू क्या लिखेगा, अब यहां पर तू लिखने वाला है -2, यहां पर अब तूने क्या लिख दिया, -2। अब यदि इसको फाइंड कर ले, ये कितना जाएगा, x -6 इज इक्वल टू -2। अब x 6 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4। पहले वाले का कितना आया, 4 आया। दूसरा वाला निकाल कर देखें, दूसरा वाला क्या है, S2O4 2-, ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 2x प्लस -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -2, ये हो गया 2x -8 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6, और x इज इक्वल टू यहां पर कितना जाएगा, 3 आ गया। अब आखिरी वाला बचा, आखिरी वाला कितना है, S2O6 2-, एकदम आराम से करवा रहा हूं ताकि आपको अटमोस्ट क्लैरिटी मिले। यहां पर कितना हो जाएगा, 2x, इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस कितना हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू -2, 2x माइनस कितना हो जाएगा, 12 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10, और x इज इक्वल टू कितना जाएगा, यहाँ पर 5, x इज इक्वल टू 5 आ गया। अब आप देखो सबसे बड़ा काय में आया, सबसे बड़ा S2 सबसे बड़ा इसमें आया, तो ये कहाँ पर है, आखिरी में देखो, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, लास्ट वाले ये, सबसे लास्ट वाले का कितना आया, 5, दूसरे वाले का कितना आया, 3, और पहले वाले का कितना आया, 4, तो 5। उसके बाद किसका आया, उससे छोटा 2- वाले का आया, 2- कौन, नीचे 3, तो ये वाला है, उससे छोटा ये आया, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। समझ गए? 3 सवाल मैंने करवा दिए, 1 2 3, मतलब इतने ही सवाल ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर पूछे हुए हैं जो कि खत्म है। इसके बाद कंसेप्ट आपका क्लियर है। अब यहाँ पर देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, which one among the following is the correct arrangement of halogens in the increasing order of their oxidizing nature। ठीक है, तो यहाँ पर हेलोजन है, एक ट्रिक बता रहा हूँ, याद कर लो, ठीक है। फिर कल बारिश आई, क्या, फिर कल बारिश आई, ठीक है, फिर कल बारिश आई, तो फिर से हो जाएगा फ्लोरीन, ठीक, कल से क्लोरीन, इससे ब्रोमीन, और आई से आई, ठीक है। अब ये सारे के सारे क्या है पता, ये सारे के सारे हेलोजेंस हैं, ये सारे के सारे हेलोजेंस हैं। अब जितना अपन नीचे जाएंगे, डाउन जाएंगे, ठीक है, तो डाउन जाएंगे तो यहाँ पर क्या डिक्रीज होती है, एक चीज डिक्रीज होती है जिसका नाम है ऑक्सीडाइजिंग नेचर। इनका जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, ठीक है, ये क्या होता है, रिड्यूस होता है। अब सेम चीज यदि कम हो रहा है तो सबसे कम आई में, उससे ज्यादा ब्रोमीन, उससे ज्यादा क्लोरीन, उससे ज्यादा फ्लोरीन, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ए वाला नहीं होगा, इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर है। यहां पर क्या है, सॉरी, यहां पर इंक्रीजिंग नहीं है, यहां पर डिक्रीजिंग ऑर्डर है, और यहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। अब यहां पर ये वाला क्वेश्चन देखो, इन ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस। सही बात है यार, हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, पहली स्टेटमेंट एकदम सही है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज एडेड। अब मेरी बात सुनना, जैसे ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीडेशन में अभी तक क्या क्या चीज याद करवाई है, पहली चीज मैंने आपको क्या बताई है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तीसरी चीज क्या बताई थी, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बताई थी। और एक और याद रखना कि यहां पर क्या होता है, रिमूवल ऑफ, यहां पर कभी भी ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड नहीं होता है, तो यहां पर क्या होगा, रिमूवल ऑफ
इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है ये रिमूव होता है। ठीक है, अब ये चीज रिमूव हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो ये क्या बनाता है, कैटाइंस बनाता है, याद रखना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ये क्या डोनेट कर रहा है ना, तो ये कैटायन का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। इतनी चीज ऑक्सीडेशन के बारे में याद रखना। क्लियर है इतना? तो यहां पर क्या लिखा है, एडिड लिखा है, ये गलत है, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब कुछ ये देख लो, रिडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है इन विच हाइड्रोजन ऐड होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा, और ऐसी प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। सेम चीज आपको यहां पर दिख रही है, ऑक्सीजन जो थी पहले इसमें, ये रिमूव हो गई है इसमें। ठीक है, अब नहीं है, नॉट एनी मोर। अब यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं था Na के साथ, मगर यहाँ Na के साथ देखोगे आपको हाइड्रोजन मिलेगा। इलेक्ट्रॉन वाला केस यूजुअली ना, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करे, इसने गेन करे, तो पहले इसके पास 2+ था, मगर अब नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने गेन कर लिए, तो जो प्लस चार्ज था गेन करने से हटता है, अब थोड़ी ना प्लस रहेगा। प्लस कब रहता है, जब वो डोनेट करता है ना, तब प्लस रहता है। तो अभी यहाँ पर प्लस थोड़ी ना बना रहेगा। अब आगे सवाल देखते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। रिडॉक्स का मतलब होता है जहां पर दोनों ऑक्सीडेशन भी हो रहे हैं और रिडक्शन भी हो रहा है। जैसे यहाँ पर क्लियरली देखो, जो कॉपर ऑक्साइड है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये याद कर लेना ये वाली। तो कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग रिड्यूस्ड। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखो, कॉपर ऑक्साइड है, ये काय में चेंज हो रहा है, कॉपर में चेंज हो रहा है। यहां पर जो ऑक्सीडेशन है ये हो रहा है हाइड्रोजन में। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, सुनना ध्यान से, लिसन टू मी केयरफुली। एक बढ़िया चीज बता रहा हूं। ठीक है, यहां पर कभी भी कोई भी चीज है ना, ये चीज है और ये यहां पर रिएक्शन हुई और यहां पर ऐसा हुआ। फॉर एग्जाम्पल ये यहां पर जाके इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो पर्टिकुलरली ये तो एक रिएक्शन है। ठीक है, ये रिएक्शन है, तो ये यहां पर पता क्या है, ये है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है और खुद ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ये यदि कोई यहां है और रिएक्शन के बाद आप देख रहे हो यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो यहां पर ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझ में आया? यहां पर ऑक्सीड। अब कॉमन सेंस लगाओ, फॉर एग्जांपल यहां पर Mg है प्लस O2 है, इसने क्या बनाया, MgO। यहां पर क्या बना, ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये जो चीज है ये ऑक्सीडाइज्ड हुई, हुई ना ऑक्सीडाइज्ड, Mg इज ऑक्सीडाइज्ड, तो Mg ऑक्सीडाइज्ड हुआ, तो जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या है, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या है, रिड्यूस्ड। ठीक है, ये याद रखना ट्रिक। ठीक है, डायरेक्ट। अब सुनो, सवाल करें, ये तो क्लियर है, आपको समझ में आ गया। यहां पर देखने को मिलेगा MnO2 MnCl2 बनाया, मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ तो रिडक्शन हुआ। HCl है, यहाँ पर हाइड्रोजन हटा तो ऑक्सीडेशन हुआ। इतनी चीजें आपको क्लियर है। ये वाला क्वेश्चन देखो, द फॉलोइंग इक्वेशन इज एन एग्जांपल ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन इन विच क्लोरीन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, एंड FeBr3, ठीक है, आयरन ब्रोमाइड, फेरिक ब्रोमाइड इज द रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब अपने को बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इस रिडॉक्स रिएक्शन के लिए। तो पहली चीज क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर देमसेल्व्स रिड्यूस्ड। अभी मैंने बताया था जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो खुद में ही रिड्यूस होता है, सही बात है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेन और अपीयर टू गेन इलेक्ट्रॉन। क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे क्या? एक मिनट रुकना। रिड्यूसिंग एजेंट्स आर देमसेल्व्स ऑक्सीडाइज, बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट गलत है। यार रिड्यूसिंग एजेंट कभी भी गेन नहीं करेगा, है ना, ये भी याद कर लो। जो रिड्यूसिंग, आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का याद करो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप कॉमन सेंस लगाओ, सुनना ध्यान से, कभी भी सुनो, सुनना ध्यान से। यहां से यहां पर रिडक्शन हुआ, है ना, ऊपर देखो रिडक्शन हुआ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नहीं, ऑक्सीडेशन करो आप, ऑक्सीडेशन हुआ, ये हुआ ऑक्सीडेशन। अब यदि ये ऑक्सीडेशन हुआ तो ये चीज क्या है, ये है रिड्यूसिंग एजेंट, ये है रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये यदि रिड्यूसिंग एजेंट है, मेरी बात ध्यान से सुनना, यदि यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ,
तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और यहां पर जो रिड्यूसिंग एजेंट है, यहां पर क्या बोल रहा है, इसने तो लॉस करे ना, तो यहाँ गेन क्यों लिखा है? इसलिए ये गलत है। समझ में आया? इसलिए मैं बोल रहा था जो ऊपर ये चीज बताइए ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द गिवन रिएक्शन? कौन सी से मतलब सही नहीं है? आयरन इज द रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। आप एक बात बताओ, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हुई, ये ऑक्सीडेशन हुआ। तो ये क्या हो जाएगा? ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो बिल्कुल पहली वाली सही। द सोल्यूशन टर्न्स ग्रीन इन कलर आफ्टर द रिएक्शन, सही बात है। कॉपर सल्फेट ब्लू इन कलर और इसके बाद ग्रीन हो जाएगा। कॉपर इज मोर रिएक्टिव मेटल देन आयरन, भाई क्या बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है? प्लीज टॉपिक कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, है ना। इंस्टीड, इंस्टीड मतलब आयरन, ट्राई लर्निंग हाउ सीएम मतलब अब आया कॉपर, ठीक है। आयरन भाई ज्यादा रिएक्टिव है, ये वाली स्टेटमेंट गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये वाला क्वेश्चन देखना जरा, इसमें क्या हो रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाना, यहां पर थोड़ा अपन क्या ऑक्सीडेशन नंबर से भी पता चला, मतलब पता लगा सकते हैं कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर कोई भी एलिमेंट आपको इंडिविजुअल दिखे, ठीक है, इंडिविजुअल एलिमेंट, इंडिविजुअल एलिमेंट विदाउट एनी चार्ज, तो अपन उसको जीरो लेट करते हैं, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू जीरो। तो ये यहाँ पर Fe जीरो है, और यहाँ पर कितना हो गया भाई? यहाँ पर 3 प्लस हुआ। अब ये प्लस क्यों हुआ, आप मेरे को बताओ। इलेक्ट्रॉन्स इसने क्या करे? प्लस कैसे बन गया ये? प्लस क्यों बना, दिमाग लगाओ। प्लस इसलिए बना क्योंकि इसने ऑक्सीजन गेन करे। समझ में आ रहा है? इसने ऑक्सीजन गेन मतलब इसने गेन करे, फिर उधर वो बन गया। अब ये जो ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितना है? यहाँ पर है जीरो, और यहाँ पर कितना है? 2 माइनस। यहाँ पर एक चीज हो रही है, यहाँ पर 2 माइनस बना। अब सुनना ध्यान से, ये 3 प्लस बना, प्लस मतलब कि लूज करे। ये माइनस बना मतलब कि गेन करा। समझना ध्यान से, गेन करा। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, ध्यान से सुनो। इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, लूज भी हो रहा है, गेन भी हो रहा है, बिल्कुल सर, पहली बात सही है। O2 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो मेटेलिक आयरन है इज रिड्यूस्ड टू Fe3 प्लस, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। अब दिमाग लगाओ थोड़ा, सुनना। मेटेलिक आयरन एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये जो मेटेलिक आयरन आपको दिख रहा है ना, ये एज अ लूज को अपन क्या बोलते हैं? लूज को ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहां पर जो Fe है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो मेटेलिक आयरन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, सही बात है। यहां पर क्या हो रहा है? O2, O2 हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अब जो पर्टिकुलरली मेटेलिक आयरन है, जो कि हमारा क्या है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अब ये जो Fe है, सही बताओ, Fe हमारा क्या है? मेटेलिक आयरन, रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज्ड होता है, ना कि रिड्यूस्ड। तो ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग, ठीक है, मतलब डी इज करेक्ट। डी स्टेटमेंट गलत है और ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। समझ में नहीं आया ना? देखो दोबारा बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से, लिसन टू मी केयरफुली। बढ़िया तरीके से सभी को समझ में आया, इतना बढ़िया बता रहा हूँ। सेशन छोड़कर मत भग जाना, अपन टॉपिक शुरू करेंगे, डोंट वरी। मेटेलिक आयरन इज रिड्यूस टू Fe3 प्लस, है ना। पहले देखो, ये Fe है प्लस ये O2 है, दैट वुड गिव 4Fe3 प्लस प्लस 6O2 माइनस। यहां पर कितना है? जीरो। यहां पर कितना है? 3 प्लस। यहां पर क्या हुआ? 3 प्लस क्यों बनाया? आप बताओ, प्लस कैसे बना? प्लस तभी बनता है ना जब आप डोनेट करते हो, लूज करोगे तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। और मैंने कभी भी बताया था, जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो ये वाली टर्म क्या होगी? रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो क्या होता है? ऑक्सीडाइज्ड होता है। ये क्या होता है? ऑक्सीडाइज्ड। तो वही है, ऑक्सीजन क्या है? इज अ रिड्यूसिंग, अरे ऑक्सीडेशन है,
आयरन है भाई, ये आयरन है। आयरन क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीजन क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर? आयरन यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। और ये क्या होगा? ये ऑक्सीडाइज्ड होगा, यहाँ पर रिड्यूस लिखा है, ये गलत है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडक्शन रिएक्शन? इसमें से रिडक्शन रिएक्शन कौन सी है? अब यदि आप रिडक्शन रिएक्शन की बात करोगे जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, देख लो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो O है ये पहले था, मगर अब यहाँ पर क्या हो गया? गलत चला गया है, यहाँ पर रिमूव हो गया। तो ये वाला एब्सोल्युटली करेक्ट है, ये रिडक्शन। तो इतनी सारी चीजें करने के बाद रिडक्शन भी खत्म हो गया, ऑक्सीजन भी खत्म हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी खत्म हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट भी खत्म हो गया, कौन ऑक्सीडाइज होता है वो भी खत्म हो गया, कौन रिड्यूस्ड हो गया वो भी खत्म हो गया। एक कंक्लूजन में आपको देना चाहूंगा आखिरी बार, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये चीज यहां से होकर यहां गई, मतलब ये क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन हुआ। यदि आपको पता चल गया ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इधर वाला जो होगा ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ध्यान से सुनना, ये क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, समझना ये बात को। ये क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज्ड होकर क्या बनाएगा? जो यहां पर बन जाए। यदि यहां पर क्या होता? रिडक्शन होता, तो यहां पर क्या होता? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहां पर क्या होता? रिड्यूस्ड। अब क्लियर है? अब कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए भाई। इतना पूरा टॉपिक खत्म कर, इसलिए मैं कल नहीं बता रहा था, कल वाले सेशन में। तो इतना खत्म करने के बाद अब अपन बढ़ते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल के ऊपर, ठीक है। और कितने मिनट का सेशन खत्म हो गया मेरे को जरा देख लेने देना। अरे भाई 40 मिनट तो यही हो गए यार, बढ़िया। मेटल्स एंड नॉन मेटल खत्म करते हैं। पहले अपन क्या करेंगे? ब्लैक शीट फॉर द रिविजन पर्पस, ठीक है। पहले ब्लैक शीट खत्म करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये ब्लैक शीट है क्या? बताइए पहले कि ये ब्लैक शीट क्या है। देखो भाई, ठीक है, इसमें अपन करेंगे रिविजन। यहां पर देखो, which one of the following is the correct order of the valency of the elements? नियोन, सिलिकॉन एंड Mg। तो N का मतलब क्या होता है भाई? N का मतलब नाइट्रोजन, मतलब 3। Mg का मतलब 2, ठीक है, यहां प्लस माइनस नहीं देखता है। सिलिकॉन का 4, ठीक है, और नियोन की 0। तो 0 2, मतलब नियोन, मैग्नीशियम, N और सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। द मास नंबर ऑफ आर्गन इज 40, ठीक है। तो यहां पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आपको मास नंबर दे रखा है, मास नंबर ऑफ आर्गन इज 40। मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, यहां पर जो एटॉमिक नंबर है, अपन ने कहा था कि 18 तक पढ़े थे, उसमें एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अपन ने क्या पढ़ा था? पस्कल और क्लोरीन 17। तो आर्गन कितना है? आर्गन का एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 18, मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन 18, मतलब ये 18 ये 18। तो अब क्या करोगे? 40 इज इक्वल टू 18 प्लस एक्स, है ना, ये 18 आपने यहां रख दिया। तो जब 40 में से 18 जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22। मतलब x क्या है? न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 22 है, और यहाँ पर कितना है? 18 लिखा है। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्योंकि वो गलत है। अरे अरे, करेक्ट पूछा है भाई, न्यूट्रॉन तो 22 से है। रोको रोको रोको, गलत, ये गलत है। और क्या पूछ रहा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन आर्गन इज 40। यहाँ पर कितना होगा? सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज 40, ठीक है भाई, 40 है क्या? यहाँ पर द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन आर्गन इज 22, ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है। सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन इन, एक बात बताओ, 40 नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होगा क्या? ये तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा ना, ये वाली स्टेटमेंट गलत है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आर्गन इज 80, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। चलो, which one of the following pair of element is liquid at room temperature at the normal pressure? तो नॉर्मल प्रेशर पर, रूम टेम्परेचर पर, दो लिक्विड है, जो एलिमेंट्स हैं जो कि लिक्विड होंगे, इनका नाम है मरकरी और ब्रोमीन, ठीक है, मरकरी एंड ब्रोमीन। अब आता है व्हाट इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन फेरस सल्फेट। पहले मैंने आपको क्या बताया था? जो फेरस सल्फेट है, विच इज हरा कलर का, हाँ, फेरस सल्फेट बताया था ना, FeSO4 डॉट
7 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, इसको हीट करा था, क्या बना था? FeSO4। फिर इसको भी फर्दर करा था, इसने क्या बनाया था? Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये बनाया था। तो यहाँ पर कितने हैं? 7 हैं। तो यहाँ पर क्या कर दो? 7। क्लियर है इतना? बिल्कुल सर क्लियर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आइसोटोप्स इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? C60, कोबाल्ट, कैंसर के लिए। ठीक है, तो याद रखना, कोबाल्ट 60 इज द आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट is used in the treatment of cancer। आयोडीन काय के लिए? ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। आर्सेनिक 74, ये क्या होता है? ये ट्यूमर की प्रेजेंस को डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है। सोडियम 24 ब्लड क्लॉटिंग को डिटेक्शन के लिए यूज होता है। तो मैंने सारे बता दिए ताकि आगे एग्जाम में पूछे तो आप बता सको फ्रीली। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एलिमेंट्स हैज द सेम वैलेंसी? है ना, सेम वैलेंसी किस किस की है? तो क्या आप एक बात बताओ, पूरी दुनिया एक तरफ Na की है +1, Mg की है +2, तो क्या ये दोनों कभी एक ऑप्शन में होंगे क्या? NaMg जहां पर भी हटाओ, है ना। कैल्शियम इसकी +1, इसकी +2, ये भी गलत। इन सब की +2 है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, अब आते हैं हमारे चैप्टर के ऊपर, दैट इज मेटल्स। मेटल्स क्या होता है? मेटल बनते कैसे? देखो मेटल बनते हैं कैसे मेरे भाई, ये बनते हैं डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इनके ऊपर जो चार्ज आता है वो चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। और पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं कैटायन। समझ में आया? ये होता है बेसिकली मेटल्स। तो मेटल्स आर पॉजिटिवली चार्ज आयंस, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स के डोनेट करने की वजह से बनते हैं, और नॉन मेटल्स गेन करने की वजह से। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनका नाम है लस्ट्रस, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, सोनोरस और हार्डनेस। ये इंपॉर्टेंट है। लस्ट्रस का मतलब होता है चमकदार, है ना। मेटल्स के पास ब्राइट शाइनिंग सरफेस होता है, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम इनके शाइनिंग सरफेस के लिए जाने जाते हैं। डक्टिलिटी मतलब कि पीट पीट के वायर्स में चेंज करना, ड्रॉन इनटू पतले पतले थिन वायर्स। ठीक है। मेलेबिलिटी का मतलब होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी मेटल की जिसको पीट पीट कर शीट में चेंज करा जा सकता है। काय में? शीट में। तो याद रखना, शीट में चेंज करना। गोल्ड और सिल्वर सबसे ज्यादा शीट में चेंज करे जाने वाले मेटल्स हैं। सोनोरस क्या है? द मेटल्स दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस, मतलब साउंड प्रोड्यूस करना, सोनोरस हो गया। इलेक्ट्रिक बेल्स हमारे स्कूल में होती हैं, उसके एग्जांपल है। हार्डनेस की बात करें तो यार मोस्ट ऑफ द मेटल्स हार्ड है, मगर कुछ मेटल इतने सॉफ्ट हैं कि उनको इवन चाकू से भी काटा जा सकता है। जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ। ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर ऑफ हीट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन यार, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में तो बढ़िया कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। हालांकि ये जो कंडक्टिविटी है वेरी करती है मेटल, एक मेटल से दूसरे मेटल। सॉलिड स्टेट में भी मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहता है, क्यों? क्योंकि इनके पास चार्जेस होते हैं ना। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अकर्स ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द मेटल, जो कि अभी मैंने बताया। यदि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ही इलेक्ट्रिसिटी होगी, नहीं तो नहीं होगी। इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यदि गुड कंडक्टर ऑफ हीट की बात करेंगे तो जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, एक्सेप्ट लेड एंड मरकरी जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। सिर्फ मरकरी ही ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, मरकरी ही ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। इतना क्लियर करने के बाद आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है which one of the following is the correct arrangement of metals in the decreasing order of their reactivity? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। अब भाई रिएक्टिविटी सीरीज कल तो पढ़ी थी, कल याद करना भाई। क्या सही है? कौन से ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है? अट्रैक्टिव नहीं, रिएक्टिव। ये ज्यादा रिएक्टिव है ना, एकदम एक्सपोनेंट पावर। अब यहां पर देखो रिएक्टिविटी सीरीज, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ट्रिक क्या है? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ सीएम सेव्स गोल्ड। इसका पहला जो लेटर है वही यहाँ पर पहला लेटर है, इसे याद कर ली। अब यहाँ पर देखो सबसे पीछे क्या आएगा? अपने को डिक्रीजिंग बताना है तो आप सिल्वर को सबसे आखिरी में रख दो। हाउ सीएम सेव्स गोल्ड, सिल्वर सबसे आखिरी में आएगा।
अब बस और क्या, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना था, बड़े से छोटा। ठीक है, ये हो गया। और क्या, सिल्वर आखिरी में आएगा ना, सीएम सेव्स गोल्ड, सिल्वर या गोल्ड, तो गोल्ड तो है नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब आते हैं रिएक्शन के ऊपर भाई। तो कभी भी रिएक्शन आती है ना, तो अब अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है। द वन हु हेट्स रिएक्शन, उसके दिमाग में यही होता है कि भाई अब अंडरग्राउंड हो गया, इट्स द टाइम टू गेट अंडरग्राउंड। तो यार तुम चिंता मत करो, अपन बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। मेटल की जो रिएक्शन है ना, ये ऑक्सीजन के साथ होगी, वाटर के साथ होगी, एसिड के साथ होगी, मेटल सॉल्ट के साथ होगी। मोस्ट ऑफ द चीज आप पढ़ चुके हो। कभी भी मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगी तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। कभी भी मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ होगी तो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ होगी तो क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर बनाएगा। एसिड चैप्टर में अपन ने पढ़ा है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। और मेटल की मेटल के साथ बनाएगा तो ये क्या होगी, ये एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। क्या होगी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इतना पढ़ने के बाद जरा देखते हैं कि कहां पर क्या होता है। हम लोग जैसे पढ़ेंगे मेटल्स और ऑक्सीजन, इसके बीच में इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे, टॉपिक से डिविएट नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अपन ने पढ़ा मेटल ऑक्साइड बनाएगा, तो इसमें देखेंगे कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। तो कभी भी एक मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो यहां पर क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। जैसे कि एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लिया। ठीक है, अब जो लोग दोज हु आर अटैच्ड या तो रोहित से या तो विराट से, मतलब कि जो कि हमेशा करते रहते हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली सेपरेटेड बाय द आईपीएल फ्रेंचाइजी बट यूनाइटेड बाय कंट्री। ठीक है, रोको। तो दोज हु आर अटैच्ड टू बोथ इक्वली, ये कौन होते हैं, सिग्मा मेंटालिटी। These are the real person because they give utmost priority to the country rather than these IPL franchise। तो उसी तरीके से कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो कि ना सिर्फ एक से रिएक्ट हो मगर दोनों के साथ रिएक्ट हो जाए। जैसे कि जो कि एसिडिक और बेसिक, मतलब एसिड के साथ भी रिएक्ट हो जाए और बेस के साथ भी रिएक्ट हो जाए, इनको बोलते हैं सिग्मा, नहीं इनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। समझ में आया। तो जो नीचे वाले हैं ना, दीज आर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कौन ये, आप समझो। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, कुछ मेटल ऑक्साइड जैसे कि एल्यूमिनियम इंपॉर्टेंट है, ये एग्जांपल जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, जो कि दोनों एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, इनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। यहाँ पर क्लियरली ये रिएक्शन में दिख रहा है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट हुआ, एल्यूमिनियम क्लोराइड बना लिया। अब यहां पर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट हुआ, यहां पर सोडियम एल्यूमिनेट बना लिया। ठीक है, NaAlO2, ये इंपॉर्टेंट है, NaAlO2। ठीक है, क्योंकि अलग से लिखा हुआ सोडियम एल्यूमिनेट। अब सारे के सारे मेटल ऑक्साइड आपको पता है, दे आर, मतलब सारे के सारे ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, मगर कुछ ऐसे हैं जो कि पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, इनको बोलते हैं एल्कली। जैसे कि सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ये पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं और ये एल्कली बनाते हैं। जैसे कि आप देखो, सोडियम ऑक्साइड है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करा, इसने एल्कली बना लिया। यहाँ पर पोटेशियम ऑक्साइड है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करा, यहाँ पर इसने क्या बना लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब जब अपन बात कर रहे हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो अलग अलग रेट के साथ रिएक्ट करेंगे ना, क्योंकि यार सबकी रिएक्टिविटी अलग अलग है ना। जैसे यदि अपन सोडियम और पोटेशियम की बात करेंगे, ऑक्सीजन के साथ एकदम विगरसली रिएक्ट कर जाते हैं, और इवन यदि इनको खुला छोड़ दो ना तो आग भी पकड़ लेते हैं, इसलिए ताकि एक्सीडेंटल फायर ना हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। इनको कहां रखा जाता है, कैरोसिन ऑयल में। रूम टेम्परेचर पर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम एक पतली ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं, जो कि उनको फर्दर ऑक्सीडेशन से बचाती है। मगर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम खुले में जलेंगे नहीं, इनको मतलब हीटिंग दोगे तभी ये यहां पर जलेंगे। जिंक की बात करोगे तो जिंक स्ट्रॉन्ग हीटिंग में ही जलता है। और आयरन डज नॉट बर्न इन द फॉर्म ऑफ रॉड एंड ब्लॉक, रॉड और ब्लॉक के फॉर्म में आयरन नहीं जलता है, सिर्फ ये फिलिंग्स के फॉर्म में जलता है। ठीक है, हीटिंग की यदि अपन बात कर रहे हैं, लोहा ब्लॉक और रॉड के फॉर्म में नहीं जलेगा, ठीक है, कभी भी आप देखना, वो सिर्फ फिलिंग्स के फॉर्म में जलेगा। कॉपर डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, कॉपर कभी भी हीटिंग में नहीं जलेगा, मगर ब्लिस्टर कॉपर बर्न्स। ब्लिस्टर कॉपर वो होता है जो कि जब अपन मेल्टिंग करते हैं, स्मेल्टिंग करते हैं, जो भट्टी होती है उसके ऊपर जो जमा हुआ लेयरिंग वाला रहता है ना कॉपर, उसको कहा जाता है, तो ब्लिस्टर कॉपर जलता है। सिल्वर और गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर भी नहीं होते हैं। भाई एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर अपने फेस पर लगाता हुआ मेरा दोस्त, क्योंकि क्रश ने कह दिया है कि स्किन ड्राई हो चुकी है। ऐसा इसने क्यों करा, इसने सोचा कि यार एक बार ड्राई हुई है, अभी ड्राई सिर्फ मतलब 20% हुई है, ठीक है, मतलब एक बार ड्राई हो गई, और अब यदि मैंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर लगा ली,
तो उसके बाद और ड्राई तो हो ही नहीं सकती है ना, मतलब एक बार ऑक्सीडाइज्ड हो गई और मैंने ये लेयर लगा ली, उसके बाद दोबारा तो हो गई नहीं ना। ऐसा क्यों? इसको कहा जाता है एनोडाइजिंग। एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक थिक ऑक्साइड की लेयर एल्यूमिनियम के सरफेस पर बनाई जाती है। देखो यूजुअली एल्यूमिनियम क्या करता है, कभी भी उसको खुला छोड़ा जाए हवा में तो अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। ये लेयर प्रोटेक्टिव होती है और उसको फर्दर ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करती है, मतलब एक बार ऑक्सीडेशन हुआ फुर्सत, फिर दोबारा नहीं होगा। तो ये तो फायदा है ना यार, पहली बार में ही आप लेयर बना दो, तो ये लेयर और भी थिक बनाई जा सकती है एनोडाइजिंग से। आप क्या करो, ए फॉर एनोडाइजिंग, ए फॉर एल्यूमिनियम, ए फॉर एनोड, ट्रिक है। तो एनोड में आप काय को रखो, एल्यूमिनियम को रखो, और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट ले लो, जो सोल्यूशन होता है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को। जब तुम करंट पास करोगे ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट होगी। तो जो एल्यूमिनियम आपने एनोड में लिया था, इस एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट होगी, यहां पर Al2O3 बन जाएगा और ये हो गया ऑक्साइड। इसको कहा जाता है एनोडाइजिंग। इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यदि वाटर की बात करें तो यहां पर क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल फ्लोट्स इन कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर में कौन फ्लोट करता है? मैंने बोल दिया कैल्शियम। कैसे आया सर? अब भी 2 मिनट में पता चलेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिएक्टिविटी सीरीज विद वाटर। भाई देखो, जब अपन रिएक्टिविटी की अलग से ऐसे बात करते हैं ना, तो अपन बोलते हैं कि लेड जो है, ठीक है, लेड कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, यूजुअली नहीं करता है, मगर कई बार ना कर जाता है, एक्सटेंड पर कर जाता है, आखिरी एक्सटेंड पर। तो यदि अपन उस हिसाब से देखेंगे कि कभी नहीं करता है, तो लेड क्या होगा, आखिरी में आएगा रिएक्टिविटी। मगर अपन रिएक्टिविटी सीरीज विद वाटर के साथ बात कर रहे हैं तो उस हिसाब से आखिरी में आएगा। मगर मेजर जो फोकस है यहाँ पर काय को दिया जाता है, जो रिएक्टिविटी सीरीज अपन ने याद करी उसको, उसके हिसाब से ना कॉपर सबसे आखिरी में आएगा, मतलब लेड नहीं आएगा। लेड कॉपर के पहले आता है, ठीक है, लेड कॉपर के पहले। हाउस देखो प्लीज, यहां पर मैं लिखकर बताता हूँ, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ सीएम, ठीक है। तो लर्निंग लेड, ठीक है, ये कॉपर हुआ, ये आयरन हुआ और ये जिंक हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कई लोग बोलेंगे लेड आखिरी में आएगा, मगर नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कॉपर आखिरी में आएगा। रिएक्शन विद मेटल विद वाटर, ठीक है। अब यहाँ पर किस प्रकार का वाटर है ये जानना बहुत जरूरी है। अब जैसे मेटल, जैसे पोटेशियम और सोडियम है, ये पता ठंडे पानी के साथ एकदम विग्रसली रिएक्ट कर जाते हैं, इतना विग्रसली कि जो यहाँ पर हीट इवॉल्व होती है ना, ये हाइड्रोजन के लिए इतनी सफिशिएंट है कि वो फायर कैच कर ले। और ये रिएक्शन बहुत वायलेंट है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ से क्या निकलती है, हीट निकलती है। तो कभी भी Na इज रिएक्टिंग विथ वाटर, NaOH बनेगा और साथ में हाइड्रोजन बनेगी और ये फायर लेकर आती है। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद कोल्ड वाटर इज लेस वायलेंट, है ना, और यहाँ पर जो हीट इवॉल्व होती है वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती है हाइड्रोजन के लिए कि वो आग कैच कर सके। कैल्शियम फ्लोट्स ओवर वाटर, ठीक है, आप सभी को पता है कैल्शियम पानी के ऊपर फ्लोट करता है। पता है वो कैसा सीन है? ये देखो ऐसा सीन। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कुछ और है, वो मत समझना, ये सिंचन का जूस है, ठीक है। ये जैसे आपको दिख रहा हो ना, ये आइस क्यूब फ्लोट करता हुआ, ऐसे ही ऐसा लगता है कि कैल्शियम फ्लोट कर रहा है, ऐसा ही लगता है, मगर एक्चुअली में नहीं है। यहाँ पर क्या है, जो बुलबुले जो ऊपर निकलते हैं ना, जो बबल्स निकलते हैं, ये ऊपर जाके स्टिक हो जाते हैं, है ना। तो वही लगता है यहाँ पर कि कैल्शियम फ्लोट ओवर वाटर, क्योंकि जो बबल्स निकलते हैं हाइड्रोजन गैस के जो फॉर्म होता है, वो सरफेस के ऊपर जाकर स्टिक हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि कैल्शियम फ्लोट कर रहा है। इसकी रिएक्शन ये है, कैल्शियम को हाइड्रोजन वाटर के साथ रिएक्ट कराया, यहाँ पर बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर क्या निकल कर आया, हाइड्रोजन, ठीक है। मैग्नीशियम रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ, पता होना चाहिए, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हॉट वाटर। अब मेटल्स जैसे कि एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, दे डू नॉट रिएक्ट ईदर विद कोल्ड और हॉट वाटर। ये ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। दे रिएक्ट विद स्टीम ओनली एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है। ये सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये यहाँ पर एल्यूमिनियम है और यहाँ पर स्टीम है, वाटर नहीं। यहाँ पर आयरन है और यहाँ पर क्या है, स्टीम है। ये बनाया इन्होंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यहाँ बनाया फेरस ऑक्साइड, और यहाँ पर क्या निकला, हाइड्रोजन। कभी भी आप देखोगे आखिरी में हाइड्रोजन निकल रहा है, कभी वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है ना मेटल का, आखिरी में हाइड्रोजन गैस निकल रही, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सी गैस निकलेगी। अब जैसे यहाँ पर लिखा है लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, जिसमें लेड है ना, हार्डली कर देना इसको, हार्डली करता है भाई, हार्डली आखिरी एक्सटेंट पर कर जाता है, ठीक है। सारी क्लैरिटी दे रहा हूं, सारी चीजें डीप में बता रहा हूं, सारे प्रीवियस क्वेश्चन करवा रहा हूं आपके दिमाग में, ताकि 100% क्लैरिटी मिल सके, कोई भी चीज छूटी ना रहे। इसलिए बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाओ
हर एक चीज को क्लैरिटी के साथ अपने दिमाग में रखते जाओ बिना किसी भी डाउट के। अब यहां पर क्या है, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, ठीक है। सुनो मेरी बात ध्यान से, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम आपने बोला भैया ऊपर तो आपने ऐसे बता दिया, अब जरा याद करवा के बता दो कैसे याद करवाना। ये तीनों के तीनों कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, मगर पोटेशियम और सोडियम का हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो कैल्शियम है ये फ्लोट करता है वाटर के ऊपर, इट फ्लोट्स ओवर वाटर। मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। रही बात एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और टिन की, ये रिएक्ट करता है स्टीम के साथ, ठीक है, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। लेड, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है, लेड, सिल्वर, गोल्ड, दे डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, ये कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, दे डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, ठीक है, पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। तो लेड का सीन होगा तो हार्डली कर लो, ठीक है, हार्डली कर लो। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, कोई भी मेटल है जैसे कि यहां पर जिंक है, इसके रिएक्शन काय के साथ है, HCl के साथ, तो ये यहां पर क्या बनाएगा, ZnCl2, ये बना है ZnCl2, प्लस यहां पर क्या आ गया, H2, तो यहां पर जो ये बना ये क्या है, सॉल्ट है। तो मेटल कभी भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। मगर मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पर कुछ एक्सेप्शन आता है, क्या, ये आ गया नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। अब बिग बॉस की जगह आप काट कर क्या कर लो, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, तू अपना शो नहीं, तू अपना हाइड्रोजन रख ले, मैं अपना एटीट्यूड नहीं, मैं अपना ऑक्सीडाइजिंग नेचर रख लेता हूं, ठीक है। घमंड का है, जैसे इसको एटीट्यूड का है ना, उसी तरीके से नाइट्रिक एसिड को अपने ऑक्सीडाइजिंग नेचर का घमंड है। कभी भी यदि अपन नॉर्मल मेटल है, ठीक है, नॉर्मल मेटल यदि स्काई के साथ रिएक्ट कर रहे हैं एसिड के साथ तो बनाते हैं सॉल्ट और H2, मगर व्हेन इट कम्स टू, नहीं नॉर्मल एसिड आएगा, कभी भी वही नॉर्मल मेटल रिएक्ट करेंगे HNO3 के साथ तो ये सॉल्ट के साथ ना ये बनाते हैं वाटर। क्यों? क्योंकि इतना ऑक्सीजन है इनके पास, ये खुद रिड्यूस होकर H2 को क्या देते हैं, ऑक्सीजन, तो उसने बना लिया क्या, ऑक्सीडाइज्ड होकर बना लिया वाटर। तो मगर सुनना मेरी बात ध्यान से, ये जो है ना, दे आर डिफरेंट। कौन डिफरेंट? मैग्नीशियम और मैग्नीज, दे बोथ आर डिफरेंट। ये सही में डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? यदि मैग्नीशियम और मैग्नीज रिएक्ट करेंगे काय के साथ, एसिड के साथ, तब इनको ना क्या बनाना पड़ेगा, सॉल्ट, और यहां पर निकलेगी हाइड्रोजन। इनके लिए तो भाई कुछ नहीं, ठीक है, Mg और Mn के लिए। और एसिड यहां पर यदि तुमने इवन नाइट्रिक ले लिया ना, HNO3, इसके केस में भी बनेगा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। समझे? इतना इतना पावरफुल है मैग्नीशियम और मैग्नीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन यहां पर वही है जो अभी मैंने बताया, रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट HNO3। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। क्यों? दिस इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ नाइट्रिक एसिड। इट ऑक्सीडाइजेस द H2, जो H2 है इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, मतलब इसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करा देता है और खुद itself get reduced to any of the form, खुद कुछ भी बन जाएगा, N2O बन जाएगा, NO बन जाएगा, NO2 बन जाएगा, ठीक है। मगर यहां पर एक और भी जरूरी एक्सेप्शनल केस क्या है कि मैग्नीज और मैग्नीशियम के सामने यदि आप नाइट्रिक एसिड भी रखोगे ना, तब भी इसकी नहीं चलेगी भाई, यहां पर सॉल्ट और हाइड्रोजन ही निकलेगी, ना कि वाटर। समझ में आया? अब आता है रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल सॉल्ट, ठीक है, मेटल की रिएक्शन बाकी के मेटल सॉल्ट के साथ। तो reactive metal can displace a comparatively less reactive metal from its compound in aqueous salt solution or in molten form। तो स्टार्टिंग में ही मैंने बोल दिया था ये रिएक्शन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, मेटल को दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करवाओगे तो कुछ नहीं होगा यार, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। यहाँ पर जो कॉपर है, कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये इसकी जगह ले लेगा, ये बना लेगा कॉपर नाइट्रेट, और ये सिल्वर अलग हो गया क्योंकि लेस रिएक्टिव है। आप भी पढ़ाई नहीं करोगे तो आपको भी यूपीएससी उठाकर साइड में कर देगी और किसी का पेपर क्लियर करवा देगी। अब यहां पर देखो बढ़िया सी मीन, हाइड्रोजन और नाइट्रिक एसिड क्या कर रहे हैं, 3 तेरा 1 मेरा, मगर याद रखना 3 किसका है, 3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है, और 1 किसका है, 1 नाइट्रिक एसिड का है। HCl का 3 है, नाइट्रिक एसिड का HNO3 का 1 है। ये क्या चल रहा है, ये चल रहा है एक्वा रेशियो का रेशियो।
एक्वा रेजिया एक ऐसा फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर है कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का इन द रेशियो ऑफ 3:1। 3 है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और 1 नाइट्रिक एसिड का। और ये जो एक्वा रेजिया है ना, इतना कोरोसिव और फ्यूमिंग लिक्विड है कि ये इवन गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व कर सकता है, अकेला कोई भी नहीं करेगा, है ना। नीदर ऑफ दीस एसिड्स alone can do that. Both the acids are required. Both the acids, the combination of them are need. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रेशियो होगा 3 और नाइट्रिक एसिड का होगा 1। ठीक है, अब आता है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस इज नॉट कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कौन सा सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं? यार शुगर नहीं है। शुगर में कैसे करवाओगे भाई? शुगर में क्या फ्री आयंस होते हैं? क्या फ्री आयंस होते हैं? क्या नहीं होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के लिए फ्री आयंस जरूरी है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाय नर्व सेल इन ह्यूमन बॉडी इज इनेबल्ड बाय। ह्यूमन बॉडी में जो नर्व सेल के द्वारा सिग्नल्स ट्रांसफर होता है ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जब अपन पढ़ेंगे, वो नॉट ओनली सोडियम, नॉट ओनली पोटेशियम, बट सोडियम एंड पोटेशियम बोथ, दोनों के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, दोनों के द्वारा किए जाते हैं। अब आता है नॉन मेटल। इनके बारे में ज्यादा ऐसा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल इज दैट पर्टिकुलर क्वालिटी दैट टेंड्स टू ब्रेक अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इनटू पीसेस, टुकड़ों में टूट जाना। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड, जो कि फर्स्ट हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है अर्थ पर। नॉन लस्ट्रस एक्सेप्ट डायमंड, ग्रेफाइट एंड आयोडीन। ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, इसमें कोई चमक वगैरह नहीं होती है। यहाँ पर चमक आपको देखने को नहीं मिलेगी एक्सेप्ट डायमंड, ग्रेफाइट और आयोडीन, ये चमकते हैं भाई। जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी है, मगर खैर ग्रेफाइट तो पूरा कंडक्टर ऑफ हीट है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, बाकी जनरली आपको इलेक्ट्रिसिटी के केस में बात करेंगे तो इसका एक एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट। अब जितनी भी गैसेस हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन, सब नॉन मेटल्स की कैटेगरी में, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कुछ घटिया सी चीज है, इसको ज्यादा सिंसियर मतलब सीरियसली मत लेना। देखो नॉन मेटल्स ना ही, अब ऊपर अपन ने मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ कराई, स्टीम के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ, तो यहाँ पर नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, स्टीम और डाइल्यूट एसिड। इसका रीजन ये है कि नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दे कैन नॉट सप्लाई इलेक्ट्रॉन टू H+ आयन टू रिड्यूस देम टू हाइड्रोजन गैस। ये खुद में नहीं कर सकते, ये कभी इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये एक्सेप्ट करते हैं। नॉन मेटल का काम है एक्सेप्ट करना। बट ऑन हीटिंग रिडीली फॉर्म ऑक्साइड, मगर जब आप इनको हीट करोगे ना, आपने इनको हीट करा, ठीक है, और सॉल्ट, कभी भी कोई भी आपने क्या करा, नॉन मेटल है, इस नॉन मेटल में आपने क्या मिलाया, एसिड मिलाया, कंसंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट नहीं, और आपने हीट करा, तो ये ना ऑक्साइड के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। क्या बना लेते हैं, फॉर्म ऑक्साइड्स, दे डू फॉर्म ऑक्साइड। समझ में आया? यस सर, समझ में आया। अकरेंस ऑफ मेटल, मेटल की अकरेंस के बारे में इतनी चीज पढ़ने के बाद, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट था सारी चीजें क्लियर हो गई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लिए। अब बढ़ते हैं अकरेंस ऑफ मेटल की तरफ। यार मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा भाई, ठीक है, देखो आज गले में क्या पता है यार, कुछ अजीब सा हो रहा है, सही बताऊं तो एकदम पूरा फोर्स लगाना पड़ रहा है। देखते हैं, टाइम ज्यादा हुआ ना तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को बढ़िया तरीके से नेक्स्ट वाले सेशन में कवर करेंगे। ठीक है, यदि गला वगैरह थोड़ा दिक्कत करा, ठीक है, देखते हैं, बाकी अभी कुछ प्लान नहीं कर रहे हैं, लेट्स गो विद द फ्लो। अकरेंस ऑफ मेटल्स, ठीक है, मेटल कैसे पाए जाते हैं। पहली बात तो दी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन दी अर्थ क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट में नेचुरली पाए जाते हैं, इनको कहा जाता है मिनरल्स। अब दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली, मतलब ऐसे मिनरल्स जिनमें से मेटल्स को आप प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको कहा जाता है ओर, इनको हम लोग बोलते हैं ओर। तो जो प्रोसेस है प्योर मेटल प्राप्त करने की उसके ओर से, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। दिस इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। यहां पर आपको एक फ्लो चार्ट नजर आ रहा होगा, जो कि पहली बार में समझ में नहीं है। ठीक है, अब जितने भी मतलब मेटल्स हैं, इनको 3 कैटेगरी में रखा है, हाई रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी और लो रिएक्टिविटी। ठीक है, लो रिएक्टिविटी वाले मोस्टली काय में पाए जाते हैं, सल्फाइड ओर में। इनका रोस्टिंग होगा, मेटल होगा, फिर रिफाइनिंग होगी।
जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं ये सल्फाइड ओर में तो पाए जाएंगे, मगर साथ में कार्बोनेट ओर में भी। यहाँ पर कैल्सिनेशन होगा, रोस्टिंग होगी, फिर ये ऑक्साइड ऑक्साइड बनेगा, ऑक्साइड का फिर अपन रिडक्शन कर देंगे, प्योरिफिकेशन हो जाएगा। हाई रिएक्टिविटी के मेटल है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस होगा क्योंकि काफी हाई एफिनिटी होती है और यहाँ से प्योर मेटल मिलेगा। खत्म टॉपिक यार। ऐसा नहीं है भाई, इतने जल्दी थोड़ी ना छोड़ दूंगा आपको, ठीक है। बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, एकदम जोश और जज्बे के साथ ये वाला टॉपिक भी खत्म करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। एक एक एकदम माइन्यूट पार्टिकल से शुरू करेंगे और जो सबसे एक्सटेंसिव पार्टिकल है उसको भी ब्रेक करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। पार्टिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, इसलिए। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, तो मेटल्स विच आर ऑफ लो रिएक्टिविटी, ठीक है, लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स ये पाए जाते हैं यूजुअली सल्फाइड में। अब इसके दो मेजर प्रोमिनेंट एग्जाम्पल हैं, याद रखना। एक हो सकता है मर्करिक सल्फाइड, मरकरी भी नॉन मतलब मरकरी भी मेटल है और मतलब लो रिएक्टिविटी वाला मेटल है, और कॉपर भी है। तो एक कॉपर का सल्फाइड हो सकता है और एक मरकरी का सल्फाइड हो सकता है, दोनों का सल्फाइड हुआ। मरकरिक सल्फाइड HgS हो जाएगा, कॉपर का सल्फाइड Cu2S हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, जो HgS है इसको बोलते हैं कॉपर ग्लेंस, नहीं HgS है इसको बोलेंगे सिनेबार, और जो Cu2S है इसको बोलेंगे कॉपर ग्लेंस, इसको बोलेंगे कॉपर ग्लेंस। समझ में आया? जो HgS है दिस इज सिनेबार, और जो Cu2S है दैट इज कॉपर ग्लेंस, ठीक है, ये दैट इज कॉपर ग्लेंस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना मेरी बात। भाई तेरे पास HgS है, ठीक है, HgS है, तूने इसको हीट दी, ये अब बनेगा उसका ऑक्साइड HgO, तूने उसको और हीट दी, ये बन गया मरकरी, बात खत्म। मगर कॉपर ग्लेंस में पता कैसा है, Cu2S है, तूने इसको हीट दी, बन गया Cu2O, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बन गया। मगर अब ये मत सोचना कि इसको और हीट दी तो कॉपर बनेगा, इसको रिएक्ट कराओ, जो बचा हुआ, जो रिमेनिंग कॉपर ग्लेंस है ना, बचा हुआ जो नहीं हुआ है ऑक्सीडाइज्ड, उसके साथ अब बनेगा तुम्हारा। समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया ना? एक और बार देखो, मैं समझाता हूं। एक था, सुनना ध्यान से, एक है कॉपर ग्लेंस और एक है मरकरी वाला सिनेबार, ठीक है। कॉपर ग्लेंस काय को बोल रहे हैं? कॉपर ग्लेंस बोल रहे हैं हम लोग Cu2S को, और इसको बोल रहे हैं HgS, है ना। ये है कॉपर सल्फाइड और ये है मर्करिक सल्फाइड, ठीक है। क्लियर है इतना? अब सुनो कैसे हो। ये है HgO, ठीक है, इसको तूने हीट दी, यहां पर Hg बना, यहां पर O2 बना, हीट देने के बाद। तो द रिस्पेक्टिव स्टेट ऑफ HgO, Hg एंड O2, आपको एक बात बताऊं, पहली बात तो ये O2 है, ये तो गैस होगी, तो आखिरी वाला गैस है, तो ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, हटाओ। ये जो मेटल निकला है ना यहाँ पर, ये भाई ये इतना गर्म है, आपने हीट दिया ना कि ये लिक्विड स्टेट में निकला है, मोल्टन स्टेट में, तो ये यहाँ पर आएगा लिक्विड, मतलब लिक्विड यहाँ भी नहीं आ रहा, यहाँ पर भी नहीं आ रहा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, याद रखना। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करा जाता है, फोड़ा जाता है। अब यहाँ पर और अच्छे से समझते हैं। सिनेबार इज एन ओर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, सिनेबार मतलब कि HgS मतलब मरकरी, गलती से भी कॉपर मत लगा देना, गलती से भी कॉपर नहीं लगाना, ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं, गलती से भी कॉपर मत लगाना। एक होता है कॉपर ग्लेंस, उसमें कॉपर आता है, सिनेबार में मरकरी HgS, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या गिवन है, सिनेबार इट्स एन ओर ऑफ मरकरी, when heated in air it first changes into oxide, ठीक है, then reduced into mercury metal on further heating। मतलब भाई ये तेरा HgS है, तूने जब इसको रिएक्ट कराया O2 के साथ, तो ये बन गया HgO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब जो यहां पर तेरा HgO है, इसको तूने हीट करा फर्दर, तो ये बन गया Hg और ये बन गया O2,
HG और अब सुन, कॉपर ग्लैंस है, व्हेन इट इज हीटेड इन एयर, ठीक है, तुमने हीट करा तो ये पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड होगा, इट विल गेट पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, एंड द ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है जो अब यहाँ पर जो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट ये बना ना, ये ये इसको तुमने काय के साथ रिएक्ट करवाया, रिमेनिंग कॉपर ग्लैंस के साथ, रिमेनिंग कॉपर ग्लैंस के साथ, ये क्या देगा तेरे को, कॉपर मेटल, चलेगा, ठीक है। ये एक चीज याद रखने लायक पता क्या है, यहां पर कौन सी गैस निकल रही है और यहां पर कौन सी गैस निकल रही है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ना कि यहां पर ऑक्सीजन निकल रही है, ना कि CO2 निकल रही है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, तो भाई एक होगा सल्फाइड और एक होगा कार्बोनेट और, पहले इसको ऑक्साइड में चेंज करो। तो देखना मेरी बात, कभी भी रोस्टिंग होती है, मतलब किसी की भी उड़ाते हैं तो सबकी प्रेजेंस में होता है, इन द सेम मैनर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो उसका ऑक्साइड बनेगा। तो इट इज द प्रोसेस, रोस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सल्फाइड ओर को उसके ऑक्साइड में चेंज करा जाता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, उसको कहा जाता है रोस्टिंग। सी फॉर कार्बोनेट ओर, सी फॉर कैल्सिनेशन, दिस इज द ट्रिक। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कार्बोनेट ओर को एयर के एब्सेंस में ऑक्साइड में चेंज करा जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। अब ऑक्साइड को उसके मेटल में चेंज करना है तो कर देंगे रिडक्शन, दिस इज द प्रोसेस, समझे, इस तरीके से हो रहा है। अब आप सोच रहे हो कि सल्फाइड वहां पर भी था, वहां पर रोस्टिंग क्यों नहीं करा है यार, कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो ये शो कर रहा है मीडियम रिएक्टिविटी वाली, इसकी थोड़ी एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ ज्यादा होगी, सल्फाइड के साथ ज्यादा होगी, इसलिए वो वाला वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पर, अदरवाइज हम वही फैच आउट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो, विच वन अमंग द फॉलोइंग मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड यूजिंग कार्बन एज रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट करा जाता है, जिसका नाम है जिंक, ठीक है, जिंक ऑक्साइड। अभी आप साफ साफ देखोगे रिएक्शन में, और ये मैंने बोला था पढ़ के जाना ND2 2024 के पहले और आया 23 के पहले। देखो, रोस्टिंग इट इज द प्रोसेस इन विच अ सल्फाइड ओर इज हीटेड, देखो दोनों में कॉमन क्या है, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के नीचे हीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने क्या करा, मेल्टिंग पॉइंट के नीचे हीट करा, यहाँ पर सल्फाइड ओर को हीट करेंगे और यहाँ पर काय को, कार्बोनेट ओर को हीट करेंगे। यहाँ पर रोस्टिंग प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर होगी, यहाँ पर एब्सेंस ऑफ एयर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने O2 के प्रेजेंस में मतलब ऑक्सीजन के साथ ऐड करा है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पर पहले जिंक ऑक्साइड बना और यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड बना, क्योंकि यहाँ पर सल्फर है। यहाँ पर भी जिंक ऑक्साइड बना, मगर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो याद रखना, कैल्सिनेशन रिजल्ट्स इनटू द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, रोस्टिंग रिजल्ट्स इनटू द इवोल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब सुनो, अब आपको तो ऑक्साइड मिल गया ZnO, आपने कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट मतलब इन द फॉर्म ऑफ कोक यूज करा, यहां पर बना जिंक और यहां पर बनी कार्बन मोनोऑक्साइड, खत्म, समझ में आया। तो रिडक्शन कैसे करेंगे, रिडक्शन मतलब कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक मेटल ऑक्साइड को उसके मेटल के फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है। इट कैन बी डन बाय हीटिंग द ऑक्साइड, मतलब कि आप उस ऑक्साइड को हीट करो कोई भी एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोक, इसलिए अपन ने ऊपर क्या करा, जिंक आंसर करा, ठीक है। कई बार क्या होता है यार, कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी यूज कर लेते हैं मेटल को रिड्यूस करने के लिए, एक हाई रिएक्टिविटी का मेटल जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये यूज करे जाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये हाई रिएक्टिव है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएंगे और जो ऑलरेडी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट है वो डिस्प्लेस हो जाएगा और वो हमको क्या दे देगा, हमको एक मेटल दे देगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है इतनी मतलब इतनी ज्यादा होती है कि यहाँ पर जो मेटल मिलता है वो काय में मॉल्टन स्टेट में पाया जाता है, जैसे कि मैग्नीज ऑक्साइड है और एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट हुआ, तो भाई तेरे को जो मैग्नीज मिला ये मॉल्टन फॉर्म में है क्योंकि इतनी हीट रिलीज हुई, समझ में आया, बस यही चीज हुई भाई। अब यहां पर देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है थर्माइट वेल्डिंग रिएक्शन, ठीक है, थर्माइट वेल्डिंग रिएक्शन। थर्माइट वेल्डिंग रिएक्शन क्या है ना, थर्माइट वेल्डिंग रिएक्शन क्या सीन है, तो सुनो मेरी बात। थर्माइट वेल्डिंग रिएक्शन ऐसा है कि अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, जैसे आखिरी में क्या ही कॉम्प्रोमाइज करना है यार, तब से इतना बढ़िया बढ़ते आए हैं। ये आपको क्या दिखा है, ये रेलवे ट्रैक दिख रहा है, हियर यू कैन सी रेलवे ट्रैक, इस पर्टिकुलर रेलवे ट्रैक में आ गई है क्रैक, क्या आ गई है, क्रैक। अब जैसे लोहे को लोहा काटता है वैसे लोहे को लोहा जोड़ेगा, मान के चलो ये क्रैक है, कौन सी, ये हरी वाली देखना, ये क्रैक है, ये बीच में इसको जोड़ना है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई लोहे की रॉड है तो आप उसमें एक लोहे की चिप भर दो, आप एक सॉलिड फॉर्म में उसमें एक है ना, आप आयरन की चिप लगा दो तो वो जुड़ जाएगा, नहीं भाई, है ना। आपने देखा होगा कहीं पर दरार वगैरह रहती, घर वगैरह बनता है तो उसमें एक लिक्विड सीमेंट डलती है,
ठीक है, लिक्विड सीमेंट डलती है, उसी तरीके से यहाँ पर लिक्विड मॉल्टन फॉर्म में डलेगा, तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। अब लोहे का आपको क्या चाहिए, लोहे को आपको, जैसे लोहे को लोहा जोड़ेगा तो आपको इसमें क्या करो, लिक्विड लोहा डाल दो। अब लिक्विड लोहा डालोगे कैसे, जब वो लिक्विड बनेगा, कब बनेगा, जब रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होगी। अभी पढ़ा अपन ने जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें ये जो एक्सोथर्मिक वाला केस देखने को मिलता है, तो आप कुछ मत करो, ये जो आयरन है जो आपको चाहिए इसका ऑक्साइड बनाओ Fe2O3, और आप एल्यूमिनियम पाउडर ले लो, उसमें एल्यूमिनियम पाउडर मिला दो। तो आपको सभी को पता है एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, Al2O3 प्लस Fe। तो अब ये जो Fe है ना, ये बना मोल्टन फॉर्म में, क्यों, क्योंकि रिएक्शन इतनी हाईली एक्सोथर्मिक है ना, यही वो काम करेगा। तो द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम टू प्रोड्यूस आयरन इज यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन पार्ट। इस प्रोसेस को थर्माइट वेल्डिंग रिएक्शन कहा जाता है। दिस रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म मेटल बाय यूजिंग एल्यूमिनियम पाउडर एज रिड्यूसिंग एजेंट इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन। ये रिएक्शन जो अभी मैंने आपको ऊपर बताई, इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट मस्ट नॉट बी इग्नोर्ड एट ऑल। ठीक है, इतनी बढ़िया तरीके से बता दिया, बट आपको याद भी करवा रहा हूं साथ में। इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ठीक है, तो अपन क्या लेते हैं भाई, अपन लेते हैं एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। मगर कैसे, ये क्या है, अपन ने लो रिएक्टिव पढ़ लिया, अपन ने मीडियम रिएक्टिव पढ़ लिया, अब अपन हाई रिएक्टिव पढ़ ले। बिल्कुल सर, हाई रिएक्टिविटी पढ़ लो। द मेटालिक कंपाउंड्स एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज इजीली कोई भी कार्बन या कोई अदर रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करके इनको रिड्यूस नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भाई इनका ऑक्सीजन के साथ बहुत नेक्स्ट लेवल एफिनिटी, अलग ही लेवल का एफिनिटी है। इसलिए यहां पर क्या करा जाता है, एक हाइड्रोलाइटिक रिडक्शन करा जाता है, इज एम्प्लॉयड फॉर मेटल्स लाइक NaMgC एटसेट्रा, इनके लिए। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन यहां पर एक प्रोसेस होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जो प्रोसेस होती है वो क्या है, यहां पर क्या करते हैं, पूरा एक ऐसा वेल मैनर्ड में, जैसे ये बीकर है ना, इसमें सेट करे जाएंगे 2 इलेक्ट्रोड्स, इसके अंदर लिया जाएगा एक सोल्यूशन। ठीक है, इसके अंदर लिया जाएगा एक सोल्यूशन, एक प्रॉपर सोल्यूशन, उसमें चलाया जाएगा करंट। कैसे कैसे, देखो, द सॉल्ट ऑफ दीज मेटल्स लाइक क्लोराइड मॉल्टन फॉर्म आर इलेक्ट्रोलाइज्ड। ठीक है, क्लोराइड के फॉर्म में यहां पर अपन क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट लेते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइट, जो यहां पर लिक्विड है, एज एन इलेक्ट्रोलाइट अपन लेते हैं। मेटल इज डिपोजिटेड एट कैथोड। कैथोड मतलब, कैथोड का मतलब पता है ना, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। मैंने आपको सिखाया था ना, देखो क्या बताया था, एक ये रॉड है, एक ये रॉड है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव ये नेगेटिव रॉड है, ये पॉजिटिव रॉड है। पॉजिटिव आयंस जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो नेगेटिव रॉड के पास जाएंगे, नेगेटिव वाले पॉजिटिव के पास जाएंगे। पॉजिटिव वाले को कैटायन बोलते हैं, तो जिसके पास जाएंगे वो रॉड क्या बन जाएगी, कैथोड। नेगेटिव वाले को एनायन बोलते हैं, जिसके पास जाएंगे ये क्या बन जाएंगे, एनोड। ठीक है, समझ में आया, समझे। तो एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ मॉल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज कॉल्ड एल्यूमिना। एक मॉल्टन, सुनना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एल्यूमिना कहा जाता है। और अब तुमसे पूछ लिया कि ऐसा कौन सा मेटल है जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से बनता है, जिसका नाम है एल्यूमिनियम। ठीक है, याद रखना, एल्यूमिनियम नाम है उसका। आफ्टर दिस कंप्लीटली रिफाइनिंग, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करी जाती है। तो हुआ क्या अभी तक, फाइनल कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वहां पर होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, जिसमें एक प्रॉपर एपरेटस बनाया जाता है, एक इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है, जिसकी मदद से वहां पर फिर हमें क्या देखने को मिलता है, एक ऑक्साइड देखने को मिलता है। उसके बाद वहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करेंगे, जिसकी वजह से हमको मेटल मिलेगा। कैसे, ये देखो, यहां पर आपने मेटल है जैसे कॉपर है, इसको एज एनोड लिया है। ठीक है, यहाँ पर आपने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है, जो कि ऊपर प्रीवियस सर क्वेश्चन पूछा है ना, यहाँ पर पूछा है ये। ठीक है, कॉपर सल्फेट, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। ठीक है, यहाँ पर वही काम करा है हमने, अपन ने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया है कॉपर सल्फेट का, इम्प्योर इधर है, और प्योर कॉपर एज कैथोड ले लिया। ठीक है, नेगेटिव वाला अपन ने वो ले लिया। अब यहाँ पर जितनी भी इम्प्योरिटीज, याद रखना, जो इकट्ठी होती हैं, ये होती हैं एनोड के नीचे, एनोड के नीचे, इसलिए इसको कहा जाता है एनोड मड। एनोड के नीचे मिट्टी इकट्ठी होगी। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। क्लियर है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर? यस सर।
अब आता है आखिरी टॉपिक, कोरूजन। कोरूजन क्या चीज है? इट इज द स्लो प्रोसेस ऑफ ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स बाय द रिएक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर एंड मॉइस्चर। एटमॉस्फेरिक एयर और मॉइस्चर की वजह से मेटल का डिग्रेड हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ओवर कॉपर। सभी को ऐसा लगता है कि यार रस्टिंग ऑफ आयरन इज ऑल्सो नोन एज कोरूजन। भाई रस्टिंग ऑफ आयरन ना एक पार्ट है कोरूजन का। सिल्वर का टार्निश होना भी कोरूजन है, ठीक है। कॉपर का हरा पड़ना भी कोरूजन है, ठीक है। तो अब इन मतलब कोरूजन से जैसे बचना, ये वाला क्वेश्चन है, टू प्रोटेक्ट स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग अ थिन लेयर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज अप्लाइड। किसकी लेयर यहां पर अप्लाई होती है? अब मेरी बात सुनो, हर ओनर इज प्रिवेंटिंग फ्रॉम द एक्सेस एयर एंड मॉइस्चर। पैम्परिंग देते हो गए, ठीक है। लड़कियां लोग यूजुअली, मतलब मैं वो बस रिलेट कर रहा हूँ भाई, कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अब तुम ये मत बोलना कि लड़कियों को एनिमल की स्पीसीज से कंपेयर कर रहा हूँ। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूंगा, क्यों पता? क्योंकि इधर देखो आप, हिज ओनर इज प्रिवेंटिंग फ्रॉम द एक्सेस एयर एंड मॉइस्चर। उधर पैम्परिंग दी जा रही है और इधर कोटिंग लगा दी भाई। डोगेश भाई इज नॉट डोगेश एनीमोर। डोगेश भाई इज नॉट डॉग एनीमोर। यहाँ पर लिख, डोगेश भाई इज नॉट डॉग एनीमोर, ही इज अ टाइगर, ठीक है। टाइगर डोगेश, टाइगर भाई, टाइगर डोगेश भाई। जो अभी तक नहीं यहां तक सेशन में नहीं आया होगा उसको इसकी क्या ही वैल्यू पता चलेगी यार, छोड़ के भाग गए होंगे। गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन क्या है? बाय कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ, यार ये जितनी भी प्रोसेस है ना, आज के बाद कभी आपको डाउट नहीं होने वाला है, ठीक है। कैसे डाउट नहीं होने वाला है? यहां पर देखो, सिल्वर आर्टिफैक्ट्स गेट टार्निश्ड इन एयर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, कैसे? ठीक है, देखो मेरी बात, कोरोजन से यदि बचाना है, ठीक है, तो पहली प्रोसेस है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन कभी भी आए तो याद रखना मोल्टन जिंक, ठीक है। मोल्टन जिंक एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आयरन और स्टील ऑब्जेक्ट को के ऊपर कोटिंग कर दी जाती है एक जिंक की पतली लेयर की, ठीक है। इसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट है उसको डिप कर दिया जाता है, डुबो दिया जाता है एक मोल्टन जिंक में। अब जो गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल है ना, ये तब भी प्रोटेक्ट रहता है अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ इसकी कोटिंग ब्रोकन भी हो जाए तो। मतलब इसकी कोटिंग ब्रेक भी हो जाएगी ना, तब भी इसमें कोरोजन नहीं होगा। दूसरा आता है अलॉय। अलॉय का मतलब क्या होता है यार? मतलब मेटल की प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करना। कैसे? एक मेटल को दूसरे नॉन मेटल के साथ मिला दो, एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ मिला दो, इनको मिक्स करके अलॉय बनाए जाते हैं, ठीक है। ये अलॉय बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब भी इसके बाद कवर करने वाले हैं, ठीक है। सारे याद करवाऊंगा मैं आपको। तीसरा जो आपने देखा होगा, आपकी जो साइकिल है, बाइसिकल की जो चेन होती है, उन चेन्स पॉकेट में अपन लोग ग्रीजिंग करवाते थे, ऑयलिंग करवाते थे। क्यों? ताकि वो ऑक्सीडाइज होकर उसके ऊपर जंग ना लगे, कोरोड ना हो, रस्टिंग ऑफ आयरन ना हो। तो ग्रीजिंग और ऑयलिंग, व्हेन ग्रीज और ऑयल वहां पर अप्लाई होता है सरफेस के ऊपर, तो एयर और मॉइस्चर उसके कॉन्टैक्ट में नहीं आ सकते हैं, जिसकी वजह से रस्ट प्रिवेंट हो जाती है, रस्ट से बच जाता है वो पर्टिकुलर लोहा। टिन प्लेटिंग और क्रोमियम प्लेटिंग, ये क्या चीज है? कभी भी आपको बोले ना कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग की मदद से, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की मदद से कौन से मेटल का यूज करके कोरोजन करा जाता है, तो वो है टिन और क्रोमियम। मतलब टिन और क्रोमियम ऐसे मेटल्स हैं जो कि कोरोजन के रेजिस्टेंट है, ठीक है। तो कभी भी एक पतली लेयर ऑफ टिन मेटल डिपोजिट होगी ऑन आयरन ऑब्जेक्ट बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की मदद से कभी भी एक टिन मेटल की लेयर वहां पर डिपोजिट करेंगे तो आयरन और स्टील ऑब्जेक्ट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग, रस्टिंग से इनको प्रोटेक्ट कर लिया जाए, ठीक है। क्लियर है इतना? सर क्लियर है। अब जरा सवाल कर ले ऊपर वाले। टू प्रोटेक्ट स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग, थिन लेयर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज अप्लाइड? लेड। अब जैसे ही कमेंट सेक्शन आएगा, सर ये क्या लेड और ये क्या, भाई जिंक, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन कभी भी आए, जिंक। सिल्वर आर्टिफैक्ट गेट टार्निश्ड इन लेयर, ठीक है। जो सिल्वर की टार्निशिंग होती है ना, वो काई की वजह से होती है, याद रखना, वो होती है सिल्वर सल्फाइड की वजह से। सिल्वर सल्फाइड की लेयर बनती है। यार गला अजीब सा हो रहा है यार, कसम से। द हीटिंग ऑफ एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिक आयरन इज यूजुअली मेड ऑफ, जो हीटिंग एलिमेंट होता है इलेक्ट्रिक आयरन में, वो कैसे बनता है भाई? ये बनता है नाइक्रोम से।
नी और क्रोम। भाई मगर आपको क्रोम ज्यादा लिखा है तो ऐसा नहीं है, क्रोम सिर्फ 20% होता है और नाइक्रोम 80% होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, नाइक्रोम। निकल और क्रोमियम, निकल और क्रोमियम। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट एन इसेंशियल कंपोनेंट इन स्टेनलेस स्टील? आयरन है, निकल है, क्रोमियम है, टिन नहीं है भाई। ठीक है, टिन नहीं है। चलो, अब यहां पर आ रहा है ब्रास, ब्रोंज, अमलगम, स्टील। ठीक है, ब्रोंज, Cu, Zn, सोल्डर, अलॉय, क्या क्या है, क्या क्या ये समझ में नहीं आ रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, मैं तुमको याद करवाता हूं, ऐसे याद करना। देखो अलॉयज क्या होते हैं। ठीक है, बेसिकली जिसमें मेटल, दो मेटल या एक मेटल नॉन मेटल को जोड़ा जाता है उसकी प्रॉपर्टीज को इनहेंस करने के लिए। यूजुअली इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और जो मेल्टिंग पॉइंट है अलॉय का इज लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल। अब काम की बात पर आते हैं। ठीक है, चलो अंकल जी, अब काम की बात पर आते हैं। नहीं वो नहीं बोलेंगे। ठीक है, ब्रास। ब्रास क्या है भाई? कभी भी ब्रास आए ना, जैसे ब्रास लिखा है तो जैसे ब्रास बोला, कैसे मुंह से कैसे निकला? बिकॉज। ब्रास बिकॉज निकला। तो बिकॉज व्हाट्सएप की भाषा में कैसे लिखते हैं? बिकॉज। ठीक है, सबसे घटिया लगता है मगर क्या बोलो। ठीक है, बिकॉज ये सी यू है और जेड है। मैं लिखता हूँ BCZ, कुछ लोग CZ लिखते हैं बिकॉज ज्यादा समय कम रहता है उन लोगों के पास। जेंजी। ठीक है। कुछ नहीं। अब यहां पर देखो, बिकॉज Cu हो गया और Cu से कॉपर, Z से जिंक, अब कहानी खत्म। ब्रॉन्ज आया तो भाई ये ब्रो, ब्रो को कजन भी आपका भाई है ना, कजन भी भाई है। तो कजन क्या होता है? CuSN। मान रहा हूं कि कजन की स्पेलिंग COU सही है मगर CuSN है भाई कजन। ये हो गया व्हाट्सएप की लैंग्वेज में कजन। तो ये Cu का मतलब कॉपर और SN का मतलब टिन। ठीक है। अमलगम क्या होता है? कोई भी ऐसा अलॉय जिसमें एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट मरकरी है। जर्मन सिल्वर क्या है? नेताजी वेंट टू जर्मनी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी गए थे ना, इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन करने के उद्देश्य से। ठीक है, तो अब यहां पर ने से क्या जाएगा? निकल। ता से तांबा मतलब कॉपर, जी से क्या जाएगा? जिंक। बात खत्म। निकल, कॉपर, जिंक, तीनों जर्मन सिल्वर बनाने के लिए। कभी भी आपको सोल्डर आए तो भाई कभी भी ना, सोल्डर सॉ, सोल्डर लाइट मतलब, ठीक है, लाइट मतलब लेटा हुआ। कोई भी एक सोल्जर लेटा हुआ दिखे, मतलब कोई भी एक सोल्जर लेटे हुए दिखे। तो लेटा मतलब LETA। ले से क्या हो जाएगा? लेड। और टा से क्या हो जाएगा? टेन। ठीक है। गन मेटल जो जैकेट में यूज होता है वो क्या होगा? गन मेटल जो है उसमें जो अलॉय है ये गैस से बनता है। गन मेटल कभी भी आए जैकेट, जैसे जिंक, सी के से Cu से कॉपर और टी से यहां पर जाएगा टिन। बात खत्म। और क्या भाई, और क्या करूं आपके लिए। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अलॉय कंटेन्स अ नॉन मेटल एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट? विकस, कॉपर और कस, टिन। सर दोनों मेटल है। ब्रो से कजन Cu और SN नहीं सर, कस ये जिंक होगा ना। ये भी मेटल, ये भी मेटल। मरकरी ये भी मेटल, दोनों मेटल है। स्टील है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ये नॉन मेटल से बनेगा। ठीक है। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ, ठीक है, ब्रो, कजन, Cu और SN। ठीक है, कजन। ये O हटाओ, ये I हटाओ, तो यहां पर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी। सोल्जर इज एन अलॉय ऑफ लेटा, तो Le से लेड और Ta से टिन, टिन मतलब SN और लेड से PV, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आखिरी क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कलर ऑफ हाइड्रोजन गैस? ये क्यों डाला है आखिरी? कुछ इस प्रकार के सवाल आते हैं ना कि हाइड्रोजन गैस का कलर क्या है। भाई ये कलरलेस एक्चुअली में, इट्स कलरलेस, इसका कोई पर्टिकुलर कलर नहीं है, इट्स कलरलेस। ठीक है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहां पर आकर ये सेशन खत्म करते हैं। ठीक है, क्योंकि कार्बन एंड कंपाउंड और मतलब बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं तैयार नहीं था, ये देखो स्लाइड्स एंड ऑल एवरीथिंग हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर यू। ठीक है, भर भर के पूरी चीजें आपके लिए लगा रखी। ठीक है, सवाल एकदम टॉप नॉच लेवल के, मगर नेक्स्ट सेशन करेंगे और वो सेशन आखिरी सेशन होगा क्योंकि उसी में अपन लोग जनरल केमिस्ट्री भी खत्म कर देंगे। ठीक है, एकदम खत्म कर देंगे। चलो देखते हैं भाई। सो इट वॉज अ वेरी नाइस सेशन विद यू।
बढ़िया लगा पढ़ाकर। जो भी चीज़ें हैं आप नोट डाउन कर लेना कॉपी में, और मैं नोट शेयर करता हूँ यार आज, ठीक है। आई विल शेयर द नोट्स ऑन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 2 एंड केमिस्ट्री कैप्सूल। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।